अरे प्राची चालू हो गया है। सुधांशु राजेश ऑलरेडी ऑल दी क्लासेस आर पब्लिक। लास्ट के 2 क्लासेस पब्लिक नहीं है बट अनलिस्टेड फॉर्मेट में ही है, तो आपके पास लिंक है, आप उससे जा सकते हो, देख सकते हो। आज उसको मैं पब्लिक कर दूंगा। चलिए लेट्स गो। आवाज आ रही है क्या? स्टार्ट करें? चलो, पूरा फोकस सामने करना, पूरा फोकस सामने करना। आ गए हो क्या सभी लोग? दोज आर ऑनलाइन प्लीज सेंड अ हाई इन द चैट बॉक्स। यस। चलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो प्लीज पूरा फोकस ध्यान दीजिएगा सामने। प्लीज पे अटेंशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आई विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू। हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको पहले क्विकली बता देता हूं एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान देना। अरे कहाँ गया ये? तो दिख ही नहीं रहा। हाँ ये रहा। चल, तो पीपल पूरा फोकस करिएगा सामने, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, जो लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो वो और ध्यान से सुनना और ध्यान से चीजों को फॉलो करना। कोई भी डाउट होता है व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे चैप्टर नंबर 4 ओएम में 3 टॉपिक बचे हुए हैं। टाइम बैलेंसिंग जो कि प्रैक्टिकल टॉपिक है, शेड्यूलिंग एंड क्यूइंग जो कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टॉपिक है, राइट? इसमें से हम तीनों के थ्योरी तीनों का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं और एक छोटा सा कंसेप्ट है लीन ऑपरेशंस का, जिसको हमने चैप्टर 1 में किया हुआ है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है? चलिए, नाउ व्हाट वील डू इज, मैंने आपको नोट्स दे दिए है मार्किंग करके, ठीक है? आपके पास शायद फिजिकल कॉपी भी होगी, बुक की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कुछ चीजें मार्क करके भी दी हुई है, राइट? मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हम लोग यहाँ पे प्रीवियस टॉपिक्स जैसे हमने क्या किए थे, बुकलेट बनाया था, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, हमने साथ में यहाँ पे आंसर सॉल्व किए थे। हम उस तरीके से नहीं जाएंगे, उसके लिए बहुत समय लगेगा और हम एक या दो ही क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। जितने भी 2-3 क्वेश्चन हर टॉपिक में दिए हुए अगर सब कवर करने हैं तो समय थोड़ा सा कम पड़ने वाला है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल क्विकली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। कंसेप्ट समझ करके यहाँ पे ऑलरेडी आंसर सॉल्व है, मैं गो थ्रू करवा लेता हूं आपको एक बार शॉर्ट में, आंसर लिख करके भी देता हूं कि क्या करना है कैसे करना है, वो समझा देता हूं पूरी तरीके से। आप आपके एंड पे कैलकुलेटर रफ पेपर रख सकते हो चीजों को समझने के लिए, यहाँ पे ट्राई करने के लिए, बस दैट्स इट। आपके पास फाइनल आंसर तो अवेलेबल हो ही जाएगा, ठीक है? चलिए, कोई भी दिक्कत आती है समझने पर ध्यान दीजिए, कोई भी दिक्कत आती है अपन उसको सॉल्व करेंगे, राइट? पहली चीज लाइन बैलेंसिंग। मैंने एक असेंबली लाइन बनाई हुई है, राइट? असेंबली लाइन याद आ रहा है क्या? अपन असेंबली लाइन बना रहे थे इन केस ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ ओएम, जहां पे हमने अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बोलो, अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन करना है, बैच प्रोडक्शन करना है, एक्सेट्रा रिपीटेड प्रोडक्शन करना है, तो हमें एक असेंबली लाइन चाहिए था। हमने कार का एग्जाम्पल भी देखा था, हमने कार का एग्जाम्पल भी देखा था। अच्छा, एक और चीज सर, ये तीनों का वेटेज कितना है? ये तीनों का रिपीटेशन ज्यादा नहीं आता है एग्जाम में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आया भी तो 2 या 3 मार्क के लिए आता है आउट ऑफ 70, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन कि हम इसको एंड में कर रहे हैं, बिकॉज उसका वेटेज उतना नहीं है, ठीक है? सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देना, नोट हम बाद में कर लेंगे। अरे सुधांशु, स्क्रीनशॉट भी नहीं, उससे बढ़िया चीज कर दी है ना मैंने, ऑलरेडी टेलीग्राम पे इसकी फाइल शेयर कर ली है। इंस्पायर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे चाहिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? ऑलरेडी शेयर कर दी, कल रात में ही कर ली थी मैंने, ठीक है? हाँ, तो लाइन बैलेंसिंग, असेंबली लाइन है, कार का ऑपरेशन अगर करता है कि कार को यहाँ से बनाना है, तो कार को असेंबली लाइन, कार का असेंबली लाइन बनाना है, जहां पे इंजन डाल दिए, टायर डाल दिए, कांच लगा दिया, सुपरविजन कर लिया उन चीजों का, और फिर उसको प्रोड्यूस कर लिया, प्रोड्यूस करके उसको बेच दिया वहीं से, राइट? ये है पहला कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट असेंबली लाइन का है। असेंबली लाइन में कितना लोड है कितना लोड नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कितना काम अपोर्शन किया है, क्या सीक्वेंस में काम हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या प्रॉपरली, लेबर का, मशीन का, पूरी असेंबली लाइन का, जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो, जो मेथड आप यूज कर रहे हो उस चीज का, रॉ मटेरियल का, ये सभी चीजें हमें क्या करनी है, ये सभी चीजें हमें समझनी है। तो इसी को हम बोलते हैं लाइन बैलेंसिंग। कितना लोड वहां पे डाला है, कितना वो बैलेंस करने के लिए यूज किया जा सकता है,
अगर लाइन बैलेंस्ड है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, लाइन बैलेंस नहीं तो एफिशिएंसी कम होगी। व्हाट आर दी एनालिसिस, हम एनालिसिस कैसे करते हैं कि लाइन बैलेंसिंग मतलब वो जो लाइन हमने बनाई हुई है असेंबली लाइन वो बैलेंस्ड है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करते हैं, कितने वर्क स्टेशन इन्वॉल्व है, कितने मशीन्स इन्वॉल्व है, कितने इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व है। दूसरा, कितना समय अवेलेबल है हर मशीन के पास काम को प्रोसेस करने के लिए। तीसरा, इंडिविजुअल कितने सारे टास्क है, कितने सारे एक्टिविटीज है और वो एक्टिविटीज पे कितना काम हो रहा है। एंड थर्ड, जो आपका एफिशिएंसी है, कितने एफिशिएंसी कितने कोऑर्डिनेटेड मैनर में पूरी चीजें सबकी सब चीजें हो रही है। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ टाइमिंग दिया है, मुझे समझना है क्या, याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं, हम लॉजिकली फॉर्मूलाज को नहीं, लॉजिकली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे भी आपको टाइम टर्मिनोलॉजीज दिए हुए हैं कुछ, वर्क स्टेशन एक्सेट्रा, ये वही टर्मिनोलॉजी है जो आपको और मुझे पता है, जैसे कि टास्क एक एक्टिविटी है। ठीक है, फिर टास्क प्रेसिडेंस जो पहले वाली एक्टिविटी है, टास्क टाइम कितना समय लगता है, साइकिल टाइम पूरी चीज होने के लिए कितना समय लगता है, वर्क स्टेशन वर्क सेंटर जो काम कर रहा है जिसकी कैपेसिटी है एक्सेट्रा। ठीक है, सो उन चीजों में जाना ही नहीं है। आइए आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देना, फोकस करना क्वेश्चन पे। टेबल शोज द टाइम रिमेनिंग, दैट इज नंबर ऑफ डेज अंटिल द ड्यू डेट, मतलब कितने दिन डिलीवर करने में बाकी है, एंड द वर्क रिमेनिंग दैट इज नंबर ऑफ डेज टिल दी वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड, मतलब कितने दिन में मैं प्रोड्यूस करने वाला हूं उस चीज को। देखो जॉब दिए हुए है, जॉब ए बी सी डी ई, आप ये ए बी सी डी ई जितने 5 जॉब दिए हुए इनको कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो, इतने दिन में कंप्लीट कर सकता हूं, बट मेरे पास दिन कितने हैं, मेरे पास दिन इतने हैं। तो पहले जॉब के लिए 8 दिन है, मेरा जॉब 7 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो एक दिन का बफर है मेरे पास, एक दिन लेट भी हो गया तो भी चल जाएगा। बी जो है 3 दिन और यहाँ पे 4 दिन, एक दिन बफर हुआ तो भी चलेगा। सी में देखिए 7 डेज है, यहाँ पे 5 डेज है, मतलब 2 दिन का बफर बचता है मेरे पास। डी में देखिए 9 डेज, यहाँ 2 डेज, मैं तो 2 दिन में रेडी कर दूंगा बट मेरे पास 9 डेज बाकी, मतलब 7 डेज के एक्सेस में, 7 डेज के बफर में मैं चल रहा हूं। उसके बाद ई में देखिए, ई तो क्रिटिकल है, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ 6 डेज लगने वाले हैं और मेरे पास है ही 6 दिन, मतलब एक भी दिन एक्स्ट्रा लग गया तो मेरा डिलीवरी कमिटमेंट फॉल्स हो जाएगा, एक भी दिन एक्स्ट्रा लग गया तो मेरा डिलीवरी कमिटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है पूरा, आइए समझते हैं। तो 2 ही पॉइंट्स थे, पहला क्या था, नंबर ऑफ डेज अंटिल द ड्यू डेट, मतलब क्या कितने दिन में आपने बना करके डिलीवर करना है, और आपको एक्चुअल में आपके डेटा के हिसाब से कितने दिन लगने वाले, नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ मेथड्स है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो देखो उसमें लिखा हुआ है फॉर 5 जॉब्स विच आर असाइंड विद द लेटर्स ए बी सी डी ई एज दे हैव अराइव्ड टू द शॉप, मतलब जैसे ही शॉप में अराइव होते हैं, मतलब ये पहले, ठीक है ना, ये फर्स्ट अराइव हो रहा है, ए पहले अराइव हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एज दे अराइव, बी सेकंड अराइव हो रहा है, थर्ड अराइव हो रहा है, फोर्थ अराइव हो रहा है, फिफ्थ अराइव हो रहा है, तो ये फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक सीक्वेंस यही फॉलो हो रहा है, इसी सीक्वेंस में जॉब्स हो रहे हैं। ठीक है, जॉब्स का सीक्वेंस। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस दीज जॉब्स गेट बाय प्रायोरिटी रूल्स विद FCFS EDD LS SPT एंड LPT। सर फुल फॉर्म्स क्या है, FCFF इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो फीफो यूज करते हैं ना हम अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, वही फीफो की बात हो रही है। यहाँ पे सर्विंग की बात क्यों होती है, बिकॉज हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, ये सर्विस सेंटर है ना, ऑपरेशंस में सर्विस आ जाएगा तो सर्विस भी यूज करेंगे। ईडीडी मतलब क्या, अर्ली ड्यू डेट, जिसकी ड्यू डेट पहले उसको पहली प्रायोरिटी। उसके बाद LS मतलब क्या, लीस्ट स्लैक, स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब है बेसिकली आपके पास बफर कितना अवेलेबल है, राइट। हम स्लैक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके पास कितने दिन बाकी है माइनस आपको कितने दिन लगने वाले हैं, समझ रहे हो क्या, तो कितना बफर है मेरे पास, कितना डीले में कर सकता हूं, ये स्लैक निकाल करके देगा। ये स्लैक मुझे सीपीएम पर्ट में भी यूज होने वाला है जब हम आज या कल उसको पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, SPT इज शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, आपको प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, कितना समय लगने वाला है प्रोसेस करने के लिए, उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, शॉर्ट कम से कम समय कितना, और फिर लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, उसी चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए, बस इतना ही करना है और सीक्वेंस देना है। ठीक है, आइए लेट्स गो। तो यहाँ पे दोनों चीजें समझ चुके हैं हम, ड्यू डेट वाला भी और वर्क रिमेनिंग वाला भी। FCFF मुझे बताइए, यहां अगर दिया है A to E एज एन हाउ दे अराइव, ए पहले अराइव करेगा, बी बाद में अराइव करेगा, सी बाद में अराइव करेगा, तो जैसे जो अराइव होगा उसको पहली सर्विस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, तो पहली सर्विस किसको, ए को, दूसरी सर्विस किसको, बी को, तीसरी सर्विस किसको, सी को, फोर्थ सर्विस किसको, डी को, एंड फिफ्थ सर्विस किसको, ई को। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो पहले आ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ए पहले आया उसको पहली प्रायोरिटी, बी बाद में आया बी को सेकंड प्रायोरिटी, सी बाद में आया सी को थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गाइस एक सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, चलो
चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आगे। ये पॉइंट तो क्लियर है अभी, असेंडिंग ऑर्डर वाला पॉइंट, राइट। देखो सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है जब तक स्पेसिफाई नहीं किया है कि डिसेंडिंग में करना है। सर असेंडिंग कहां दिया हुआ है, आपको बोला ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सर्व। लीफो गरम करते हैं तो उल्टा हो गया ना। अब अर्ली ड्यू डेट, ईडीडी बोला ना, ईडीडी मतलब क्या, अर्ली ड्यू डेट, जिसका ड्यू डेट पहले है उसको पहले बनाएंगे हम, ठीक है, जिसका ड्यू डेट पहले है उसको पहले बनाएंगे। अब किसका ड्यू डेट पहले आ रहा है, 3 डेज सबसे छोटा है, फिर 6 डेज है, फिर 7 डेज है, फिर 8 डेज है, फिर 9 डेज है। ये देखिए 3 डेज है, फिर 6 डेज है, फिर 7 डेज है, फिर 8 डेज है, फिर 9 डेज है। तो इस सीक्वेंस में आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये आ गया आपका ईडीडी के हिसाब से सीक्वेंस, राइट। लिखने का तरीका आपने देख लिया होगा कैसा है, पहले आपको बताना है ईडीडी का मतलब क्या होता है, फिर आपने जॉब लिखना है, उसका टाइम लिखना है और उसी ऑर्डर में उसको लिखना है, प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट देखिएगा लीस्ट स्लैक। अब मुझे स्लैक कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्लैक कैसे कैलकुलेट करूंगा, जितने डेज ड्यू है माइनस जितने दिन का काम बाकी है। तो 8 डेज ड्यू है, 1 डे का काम 7 डेज का काम बाकी, मतलब एक दिन के एक्सेस में चल सकता हूं क्या मैं, जी हाँ, ठीक है। एक स्लैक डे मेरे पास बचता है, 3 ही दिन बाकी है बट काम 4 दिन का बाकी है। तो इसका मतलब क्या है, एक दिन नेगेटिव में चल रहा हूं मैं, मतलब यहां पे मुझे ट्राई करना है कि मैं एक दिन फास्ट काम करूं। रीजन बहुत सिंपल सा है, मेरे पास दिन 3 ही है बट मेरा काम 4 दिन का बाकी है, तो -1 आ गया। देखो बाकी जगह पे देखिए 2, 7 और 0। अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, छोटे से बड़ा, राइट। तो छोटे से बड़ा पहला क्या हो जाएगा, किसको प्रोसेस करोगे, जो नेगेटिव में जा रहा है उसको प्रोसेस करोगे। सो -1 पहले, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे मतलब उससे कम इंपॉर्टेंट है, और बाकी के 3 तो ऑलरेडी बफर में चल रहा है, राइट। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। आपको अभी 2 चीजें बाकी है, एसपीटी और एलपीटी, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट कहां दिया हुआ है, ये देखिए ये प्रोसेसिंग टाइम है ना, जितने समय में आप वर्क करेंगे, मतलब आप प्रोसेस करने वाले हैं, तो प्रोसेस का असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम से कम टाइम उसके हिसाब से चाहिए, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। ये देखिए क्या था यहाँ पे, तो अगर 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 7, इसका उल्टा 7, 6, 5, 4, 2। इसी के साथ 5 मार्क का आपका लाइन बैलेंसिंग का क्वेश्चन होता है खत्म। मुझे बताइए आसान था ना, राइट। ऐसे ही मत बोलना सच में आसान था मुझे लगता है, राइट। एक बार देखिए मैं पूरा स्क्रॉल करता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, ऑलरेडी दे दिया आपको, मार्किंग के साथ दे दिया है। सिर्फ आप बताइए आसान था क्या, एक बार देख लो, तुरंत से आगे बढ़ेंगे। डन है, आसान था ये। एग्जाम में अगर आता है तो आपने इसमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, और फुल मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे इस चीज में, ठीक है, नॉट दैट डिफिकल्ट। जो लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो, मुझे लगता है काफी लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने वाले हैं इस चीज को, सो आई थिंक सो आपको भी समझने आ गई होगी चीज, राइट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन है, आइए एक और क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए आ सकता है। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो 5 मार्क के लिए आ सकता है, बिकॉज उसमें 5 चीजें दी हुई थी, एक एक मार्क के लिए एक एक चीज। यहाँ 2 ही चीजें हैं, सो ये 2 चीजें आपको 2 मार्क के लिए आ सकती है, मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए आ सकती है, अगर कंसेप्ट के बारे में भी थोड़ा सा पूछ लिया जाए तो। दी फॉलोइंग जॉब्स हैव टू बी शिप्ड विद इन अ वीक। मतलब मेरा ड्यू डेट कितना है, मेरा ड्यू डेट 1 वीक का है, 1 वीक में 5 वर्किंग डेज ही होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं ड्यू डेट के लिए, मेरे ड्यू डेट के लिए 5 डेज है, राइट। जॉब क्या है, A B C D E N F, 6 जॉब्स है, और इनका वर्क कितना बाकी है, मतलब इनको प्रोसेस करने का समय कितना लगता है, 2 डेज, 4 डेज, 7 डेज, 6 डेज, 5 डेज एंड 3 डेज, इतना समय मुझे लगता है। मुझे सीक्वेंस बनाना है, लाइन बैलेंसिंग मतलब लोड बनाना है, लोड से सीक्वेंस, इसको सीक्वेंसिंग भी बोल सकता है। तो लाइन बैलेंसिंग इज क्या है, लाइन बैलेंसिंग इज सीक्वेंसिंग ओनली। सर हम लोग रूटिंग में भी तो सीक्वेंस ही बनाते थे, हाँ एक ही बात है, ठीक है।
प्रायोरिटी कैसे प्रायोरिटी दीजिएंगे लीस्ट स्लैक को, मतलब मिनिमम बफर टाइम निकालना होगा। बफर टाइम कैसे निकालते हैं, जितना ड्यू डेट है माइनस जितना समय बाकी है। ड्यू डेट तो 5 ही है कांस्टेंट, जितना समय बाकी है अलग अलग है, उसके हिसाब से स्लैक निकालिए। क्रिटिकल रेशियो मतलब ये वो चीज है क्रिटिकल जो जहां पे स्लैक हो ही नहीं सकता, जहां पे स्लैक नहीं उसको पहले प्रायोरिटी देना है, क्यों? क्योंकि वहां पे स्लैक नहीं है। ठीक है, आइए पहले स्लैक कैलकुलेट करेंगे। ड्यू डेट कितना है, हर जगह 5 है, देखिएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग को कितना समय लगता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, ये 1 वीक है। 2 दिया हुआ है 4 7 6 5 एंड 3, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 7 माइनस 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 माइनस 5 0 एंड 5 माइनस 3 2। मतलब जहां पे माइनस 2 माइनस 1 0 है ये मुझे पहले करने हैं, बिकॉज वहां मेरे पास स्लैक अवेलेबल नहीं है। ये देखिए माइनस 2 माइनस 0 1 माइनस 1 0 एंड देन 1 2 एंड 3 स्लैक के हिसाब से आगे जाना है। सर अभी क्रिटिकल रेशियो कैसे करेंगे? सी क्रिटिकल तो समझ गया, क्रिटिकल रेशियो अगर निकालना है तो आपने क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपने लेना है ड्यू डेट माइनस अभी का डेट। ठीक है, सो कितने दिन बाकी है ये समझना है अपॉन लीड टाइम। तो ड्यू डेट माइनस अभी का डेट, 5 दिन बाकी है, आज से 5 दिन में मुझे डिलीवर करना है, 5 डेज बाकी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको समय कितना बाकी है, आपके पास प्रोसेस करने के लिए कितना समय है, 2 दिन। मतलब 2.5 का मैं बफर लेकर के चल रहा हूं, ये बफर की बात यहां की थी, बस दोनों के टर्म्स अलग अलग है, दोनों एक्सप्रेस अलग अलग फॉर्मेट में किए हुए हैं। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं बोलता हूं 2.5 1.25 0.71 0.83 1.0 1.67, जो 1 है वो कट टू कट चल रहा है, जो 1 से कम है वहां पे ज्यादा समय, और जो 1 मतलब वहां पे बफर ज्यादा नहीं है, और 1 से ज्यादा जो है वहां बफर अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में 0.71 0.83 ये एंड ये आप देखिए, यहां भी सी डी ई बी एफ ए है, यहां भी सी डी ई बी एफ ए है, दोनों का मतलब एक ही है, बस दोनों को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग दिया हुआ है। एक बार देख लीजिए, मेरे ख्याल से ये भी आसान लगा होगा। इसी के साथ लाइन बैलेंसिंग होता है खत्म। होने पर डन बताइए, आगे बढ़ेंगे। पीपल लेट्स गो, आगे बढ़े। दीक्षा क्लियर है बेटा आपको, पक्का? राइट, लाइन बैलेंसिंग का टॉपिक यहीं पे होता है खत्म। अच्छा नहीं, एक और क्वेश्चन बाकी है, चलिए एक और क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का है, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, तो इसको भी देख लेते हैं। इन अ फैक्ट्री देयर आर 6 जॉब्स टू बी परफॉर्म, 1 2 3 4 5 एंड 6, ईच ऑफ विच शुड गो थ्रू 2 मशीन्स ए एंड बी इन दी ऑर्डर ए एंड बी। मतलब पहले ए करना है फिर बी करना है, पहले रॉ मटेरियल ए मशीन में आएगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके बी में जाएगा, बी से आउटपुट निकलेगा। ठीक है, दी प्रोसेसिंग टाइम इन नंबर ऑफ आवर्स, मतलब ये 7 आवर्स 4 आवर्स 3 आवर्स 8 आवर्स ऐसे दिया हुआ है। फॉर दी जॉब्स आर गिवन हियर, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन दी सीक्वेंस फॉर परफॉर्मिंग दी जॉब्स। अगेन सीक्वेंस मतलब ये लाइन बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ गया। दैट वुड मिनिमाइज द टोटल इलैप्स्ड टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टोटल इलैप्स्ड टाइम, और टोटल टाइम निकालना है एवरेजली मुझे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो मुझे ए और बी दिया हुआ है, ए और बी के टाइम दिए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं, मैं कुछ चीज रीड कर रहा हूं, पहले ध्यान देना, सामने साथ में पढ़ना। लीस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स गिवन इन द टेबल इज फॉर जॉब 6 ऑन मशीन बी। लीस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स गिवन इन द टेबल, मशीन ए मशीन बी दोनों को समझना है, दोनों के टाइम देखने हैं। 6 जॉब्स मशीन ए 6 जॉब्स मशीन बी।
देखो मशीन ए और मशीन बी डिपेंडेंट है ना, मशीन ए जब तक काम नहीं करेगा तब तक मशीन बी काम नहीं करने वाला है, ठीक है। मशीन ए में पहले प्रोसेस होगा, उसके बाद मशीन बी में जाने वाला है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे दोनों का समय देखना है। तो मैंने क्या किया, दोनों का समय देख लिया, दोनों के समय में से लीस्ट निकाल दिया। लीस्ट कौन सा दिया हुआ है, 6th जॉब के लिए मशीन बी, मतलब 1 घंटा जिसको लगेगा, 1 आवर। सो परफॉर्म जॉब 6 इन द एंड, it is last in the sequence. Now delete this job from the given table. It is last in the sequence. ये मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बनाया है, सीक्वेंस के अंदर में लास्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों किया, रुको तो और सवाल आएंगे। ऑल दी टाइमिंग्स नाउ, देखो अब इसको इग्नोर कर लीजिए, इसको इग्नोर कर लीजिए, 6th जॉब तो हो चुका है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, of all the timings now minimum for job number 3 on machine A is 3। देखो 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, 1 के बाद 2, जॉब नंबर 3 मशीन नंबर A, क्या करोगे उसको स्टार्ट में डालिए। देखो सो डू दी जॉब 3 फर्स्ट, डू दी जॉब 3 फर्स्ट। सर लॉजिक क्या है, मुझे समझा नहीं यार, लॉजिक क्या है, रुको तो थर्ड पॉइंट और कंफ्यूजन होगा। आफ्टर डिलीटिंग जॉब 3 ऑल्सो स्मॉलेस्ट टाइम ऑफ 3 आवर्स इज फॉर जॉब 1 ऑन मशीन बी, स्मॉलेस्ट टाइम मशीन बी 3 वाला है, ठीक है। दस परफॉर्म दिस जॉब इन दी एंड बिफोर जॉब नंबर 6, 6 से पहले इसको ले लिया एंड में, राइट। उसके बाद हैविंग असाइन जॉब 1, अब देखो जॉब 1 हो गया, उसको काट दो। वी ऑब्जर्व दैट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 4 आवर्स, देखो ये क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 आवर्स है। चलिए देखिए, इज शेयर्ड बाय 2 जॉब्स ऑन मशीन ए जॉब 5 एंड मशीन बी ऑल्सो। देखिए यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, ठीक है, दोनों जगह पे 4 है। तो परफॉर्म जॉब 2 फर्स्ट एंड जॉब 5 इन दी एंड। जॉब 2 ये है, ये वाला पहले करिए और 5 जो इसको एंड में करिए, ठीक है। सो ये 5 एंड में कर दिया, 2 पहले करेंगे, बचा कौन सा, एक ही बचा है। नाउ ओनली रिमेनिंग जॉब इज टू बी असाइन, दैट इज जॉब नंबर 4 एंड यू गेट दी सीक्वेंस। सर इसका मतलब सर थोड़ा थोड़ा समझने आ रहा है क्या, इसका मतलब ऐसे है दैट मुझे इन दोनों को मिलाकर के मिनिमम या लीस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू देखना है। वो वैल्यू अगर मशीन ए के लिए है तो वो वैल्यू मुझे स्टार्ट में डालना है, वो वैल्यू अगर मशीन बी के लिए है तो वो वैल्यू मुझे एंड में डालना है। सर इसका रीजन ऐसा ही होगा ना कि मशीन ए काम करेगा पहले, फिर वो रॉ मटेरियल मशीन बी में जाएगा, फिर मशीन बी में काम करेगा। तो अगर बी में काम कर रहा है तो उसको मैं पहले नहीं लिख सकता ना सर, बिकॉज पहले ए प्रोसेस हो जाना चाहिए। बट अगर वो जॉब ए के लिए पहले तो मैं पहले लिखूंगा। तो मतलब आपने दोनों को कंसिडर करके लोवेस्ट टाइम निकालना है। लोवेस्ट टाइम निकालते ही अगर वो लोवेस्ट टाइम बी के लिए दिया जा रहा है आपको, तो आपने बी को एंड में लिखना है, मतलब वो जॉब को आप एंड में लिखोगे। और अगर ए के लिए लोवेस्ट आ रहा है तो उस जॉब को आप पहले लिखोगे। क्या आपको लॉजिक समझा है क्या बेटा? यस। तो दोनों टाइम साथ में देखेंगे बिकॉज दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और दोनों डिपेंडेंट है। ए पहले होना चाहिए, बाद में बी होगा, बी पहले होगा और ए बाद में होगा, ऐसा नहीं है ना, पहले ए होगा बाद में बी होने वाला है। तो जब ए होने वाला है तो ए का अगर टाइम पहले आता है तो उसको स्टार्टिंग में लिखना है बिकॉज वो पहले होने वाला है, और बी के लिए अगर आता है शॉर्टेस्ट टाइम तो बी को एंड में लिखना है। तो इसी के साथ आपका सीक्वेंस बन जाएगा 3 2 4 5 1 6। ठीक है, पहले इतना देखिए उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। पहले इतना देखिए, इतना देखिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आधा क्वेश्चन हो गया, सीक्वेंस डिसाइड कर लिया। वैल्यू क्या है, अभी वैल्यू डिसाइड करना बाकी है। ऑनलाइन वालों समझा है क्या, बताइए। ठीक है, चलिए। सो नाउ आपको वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए वैल्यू ऑप्टिमल निकालना है, वैल्यू 36 आवर्स है, ये आपको पूछा हुआ है। अब ये वैल्यू मैंने कैसे निकाली, ये वैल्यू कैसे निकाली मैंने, आपका सीक्वेंस फिक्स हो चुका है। देखिए आपने जॉब लिख दिया मशीन ए मशीन बी, मशीन ए में इन मशीन ए से आउट, फिर मशीन बी में इन मशीन बी से आउट। जब तक मशीन ए से आउट नहीं होगा तब तक मशीन बी में इन नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज बी ए के ऊपर डिपेंडेंट पूरी तरीके से है। ठीक है, अब
जॉब नंबर 3 पहले करेंगे। जॉब नंबर 3 ए से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, राइट। कितना समय लेने वाला है वो यहां देखिए जा करके, राइट। सो उतना समय ले लिया, 0 से 2 है ना, बराबर ना, 2 है यहाँ पे, राइट, थर्ड जॉब के लिए। सो 2 मिनट्स, फिर 2 मिनट से ये स्टार्ट होगा, कितना समय लगेगा, थर्ड जॉब देखिए, ये थर्ड जॉब है 6 मिनट्स, तो 2 + 6 मिनट्स लगेंगे, 8 हो गया। फिर जॉब नंबर 2 है क्या सीक्वेंस में, हाँ 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मशीन ए तो 2 में फ्री हो गया है, राइट। 2 से स्टार्ट करेंगे, कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगते हैं क्या, उसको देखिए, हाँ 4 मिनट लग रहे हैं, तो 6 हो जाएगा। फिर 6 के बाद मैं 6 से स्टार्ट कर सकता हूं क्या, नहीं, मुझे 8 या 6 विच एवर इज हायर देखना होगा। क्यों, बिकॉज मशीन बी तो फ्री होनी चाहिए ना, मशीन बी पे ऑलरेडी पहला जॉब चल रहा है, आप मशीन बी पे दूसरा जॉब कैसे कर सकते हो, तो मशीन ए का सेकंड जॉब होने बाद उसको 2 मिनट वेट करना है, 8 से वो स्टार्ट होगा, 8 मिनट लगेंगे 16, फिर उसके बाद 16 से ही आगे स्टार्ट होगा। बट मशीन जो है ये फोर्थ वाला जॉब जो है 6 मिनट पे मशीन ए चालू कर सकती है। मशीन ए ने क्यों आइडल रहना, चालू कर दिया, 5 मिनट लगेंगे, ऊपर टाइम देखना, फिर 5 मिनट्स होंगे, 11 पे पहुंच जाएंगे, फिर 11 के बाद वापस रुकना है 5 मिनट, क्यों, बिकॉज मशीन बी तो 16वें मिनट पे फ्री हो रही है। 16 के बाद कितने मिनट, आई गेस 6 मिनट्स होंगे, 22 जा रहा है, ठीक है। अब 22 के बाद जॉब 5 लीजिए, 11 से स्टार्ट करिए, 20 लगेंगे, बट 2 मिनट रुकना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज पहली वाली मशीन बाद में फ्री हो रही है, एंड देन यू गो अहेड। उसके बाद देखिए सेम 20, 27, 27, 30, यहां मैच हो गया, 27, 35, 35, 36, देयरफॉर टोटल 36। एक बार देख लो, ये सेम चीज हमने ओएम के बाकी के क्वेश्चंस के अंदर में भी की हुई है, सेम चीज, ठीक है। क्लियर है यहां तक। आइए लीन ऑपरेशंस का एक पैराग्राफ है, उसको देखते हैं। जो लोग जीडीपीडी वाले जो लोग हैं, जो इसको देख रहे हो अभी इस मोमेंट पे, तो अगर कोई डाउट वगैरह आता है मुझे बताइएगा। सर नहीं समझ आया, फिर से रिपीट करो। बिल्कुल रिपीट करता हूं बेटा। देखिए ध्यान देना, सभी लोग ध्यान दो, जिनको समझा है वो लोग भी ध्यान दो, ठीक है। मैं इसको वापस से सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है यहाँ पे मशीन ए का समय और मशीन बी का समय, मुझे पहले ना उसको लिखने दो एक बार। सो 173 है, 173, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जॉब्स है ना। सेकेंड का 4 एंड 8 है, ये देखिए 4, ये देखिए 8, उसके बाद 2, 6, 5, 6, 2, 6, 5, 6, उसके बाद 9, 4, 8, 1, 9, 4, 8, 1, दिस इज जॉब नंबर, दिस इज मशीन ए, दिस इज मशीन। सीक्वेंस क्या फॉलो करना है बेटा, सीक्वेंस आप सबको समझा हुआ है, 3, 2, 4, 5, 1, 6, क्या है 3, 2, 4, 5, 1, 6, ये है हमारा सीक्वेंस। मुझे निकालना है समय। पहला क्या करूंगा मैं, देखिए अब मुझे यहां पे क्या करना होगा, आपको ये समझना होगा दैट पहले आपने क्या करना है, यहां पे जॉब ले लो, मशीन ए का इन टाइम, मशीन ए आएंगे वापस, सॉरी इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, अच्छे से आ जाएगा। सो यहां मैं जॉब लिख देता हूं, मशीन ए का इन, फिर मशीन ए का आउट, ठीक है, फिर मशीन बी का इन और फिर मशीन बी का आउट, ठीक है। चलिए नाउ मुझे पहले कौन सा जॉब करना है, मुझे पहले जॉब 3 करना है, जॉब 3, मशीन ए इन 0 पे स्टार्ट होगा, कितने मिनट लगेंगे, 2 मिनट्स दिया हुआ है मशीन 3 में, मशीन ए में थर्ड जॉब में 2 मिनट लग गए। अब मशीन बी का इन कब होगा, 2 मिनट्स के बाद होगा, कितना समय लगेगा, 6 मिनट्स लगेंगे, तो 2 + 6 8 हो गया। उसके बाद कौन सा जॉब है, जॉब नंबर 2 है, कब इन होगा, 2 पे होगा या 8 पे होगा, 2 पे होगा ना, मशीन बी 8 पे फ्री हो रही है, बट मशीन ए तो 2 पे फ्री हो चुकी है, ठीक है। सेकंड जॉब कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट, 2 + 4 6। अब मुझे बताइए मशीन बी में मटेरियल कब जाएगा, 6 मिनट्स के बाद जाएगा या 8 मिनट्स के बाद जाएगा, ए से तो फ्री हो चुका है बट बी मशीन फ्री हुआ है क्या, मशीन फ्री नहीं हुआ ना, मशीन फ्री तो 8 के बाद होने वाला है, तो 8 पे एंट्री मारेगा ये। सेकंड जॉब कितने, 8 मिनट, कितना हो गया 16। उसके बाद कौन सा जॉब है, फोर्थ जॉब में ए कितना है 5, तो 5 से स्टार्ट, कितने 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 + 5 11, यहां कब स्टार्ट करेंगे 16, बिकॉज 11 से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब फोर्थ में आगे देखिए 6 तो 22। उसके बाद कौन सा जॉब है, फिफ्थ जॉब लीजिए, कैसे स्टार्ट करोगे, 11 कितना है 20 हो गया क्या, यहां से आगे कब बढ़ोगे 22, कितना है 4 26। उसके बाद कौन सा जॉब नंबर 1 कब स्टार्ट करोगे 20 पे, बिकॉज पहले का जॉब 20 पे कंप्लीट हुआ है, कितना है 7, सो कितना हो जाएगा 27। यहां पे 26 में मशीन ए फ्री हो रही है बट मशीन ए को वेट करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज मशीन बी को वेट करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज मशीन ए का 1 मिनट बाकी है, तो ये 27 से स्टार्ट हो पाएगा और कितने 3 मिनट, तो ये हो गया 30।
उसके बाद कौन सा लास्ट नंबर 6, 6 में इसको कितना समय लगेगा 8, तो कब से स्टार्ट करोगे 27 से स्टार्ट करोगे, 27 8 कितना हो गया, सो दिस विल बी 35, ये 35 से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 1 मिनट है, 36 पे क्लोज हो जाएगा। टोटल समय कितना लगता है, टाइम इलेप्स्ड 36 मिनट्स। प्राची क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है, राइट? देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बट ये चीज दी हुई है बुक में, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आपको नोट्स में नहीं दिया है मैंने। पीपल डन? यस, सभी लोग यहां तक चीज क्लियर है पूरी तरीके से? आइए आगे बढ़ते हैं, लीन ऑपरेशंस पे जाते हैं। लीन ऑपरेशंस हमने पढ़ा हुआ है, मैं पहले बताता हूं, 1 मिनट देता हूं देखने के लिए भी। लीन ऑपरेशंस जापानीज कंसेप्ट है अगेन, और इसमें ये वेस्ट पे फोकस करता है कि हमें वेस्ट करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए वेस्टेज नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर जाए वेस्टेज नहीं होना चाहिए। वेस्टेज किस चीज का सर? पैसे का वेस्टेज क्या, टाइम का वेस्टेज क्या, मटेरियल का वेस्टेज क्या, हर चीज का वेस्टेज। देखो टाइम का वेस्टेज, आइडल वर्कर रहेंगे टाइम का वेस्टेज हो जाएगा, इन्वेंटरी रख दिया रॉ मटेरियल का वेस्टेज हो जाएगा, कॉस्ट का वेस्टेज होगा अगर आप फॉल्टी प्रोडक्ट बनाते हो फिर उसको रिपेयर करने में समय डालते हो। मुझे रिपेयरिंग में समय डालना ही नहीं है, इसका मतलब क्या, मुझे फॉल्टी प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है, इसका मतलब क्या, मुझे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर फोकस करना है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स है किस चीज के, लीन ऑपरेशंस के, जैसे कि ये सब ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक्शन क्या लेना पड़ेगा। इसके लिए पहला एक्शन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे फोकस करो, दूसरा एक्शन कॉन्शियस बनाओ लोगों को कि तुम क्या गलती कर रहे हो, क्यों ये गलती हो रही है, अकाउंटेबल बनाओ उनको, क्वालिटी पे फोकस करो, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करो, एक ही बड़ा प्रोडक्शन लाइन नहीं, छोटे छोटे 3 प्रोडक्शन लाइन, ताकि अकाउंटेबिलिटी की जा सके। एंड लास्टली जस्ट इन टाइम यूज करो। ठीक है, चलो ये सब हम देख के आ चुके हैं, एक बार देख लो, तुरंत से शेड्यूलिंग पे जाएंगे। गाइस क्लियर है क्या, समझने आई है क्या चीज जो अपन ने डिस्कस की हुई है? यस, लीन ऑपरेशंस क्लियर है, लाइन बैलेंसिंग क्लियर है, आइए शेड्यूलिंग पे बढ़ते हैं। जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, जो समझाया है, क्वेश्चंस या थ्योरी, सब कुछ आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, आइए शेड्यूलिंग पे जाते हैं। चलो ध्यान से फोकस करना सामने, राइट, पूरा 100% फोकस सामने देना। शेड्यूलिंग और रूटिंग दो ऐसी चीजें हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है। रूटिंग का मतलब क्या है, हमने थ्योरी में इससे पहले पढ़ा है,
रूटिंग अलग चीज है, शेड्यूलिंग अलग चीज है। मैं पहले बस का रूट तय करूंगा कि बस कहां से कहां जाने वाली है, पुणे से मुंबई जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज मैं क्या तय करूंगा कि इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, ये कितने बजे पुणे से निकलेंगी, कौन से स्टॉप पे रुकेंगी, इससे 10 स्टॉप है बीच में, तो कौन से स्टॉप पे कौन से समय पे आएंगी और फिर लास्ट अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगी। ये हुआ शेड्यूल करना, मतलब एक एक एक्टिविटी, एक एक इवेंट मैंने शेड्यूल कर दिया है। बट शेड्यूल करने से पहले क्या मुझे रूट की जरूरत है? जी हां। अगर रूट नहीं होगा तो शेड्यूल बना सकते हैं क्या? नहीं। अगर रूट है बट शेड्यूल नहीं बना तो रूट का कुछ यूज है क्या? नहीं। तो बोथ आर totally dependent, totally interconnected. Routing is a prerequisite for scheduling, but you will only be able to understand your route etc only if you have previously designed schedules, जिससे मुझे आइडल टाइम, टोटल टाइम कितना लगता है, ये सब पता चलने वाला है। मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ एन एक्टिविटी टू स्टार्ट एंड टू क्लोज, ये भी पता चलता है। शेड्यूलिंग जो है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहला ऑब्वियसली रूटिंग, दूसरा आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो प्रोडक्शन का, तीसरा आप कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है रॉ मटेरियल का, फिफ्थ कैपेसिटी की प्लानिंग क्या हो रही है, सिक्स्थ पास्ट रिकॉर्ड्स का डेटा। ये सभी चीजें मुझे समझना जरूरी है, उसी के बाद मैं शेड्यूल डिसाइड कर पाऊंगा या उसी के हिसाब से मेरा शेड्यूल चेंज होता है। यहां कुछ अंडरलाइन किया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द मेन एम ऑफ रूटिंग इज टू पास द आइटम थ्रू द प्रोसेस। उस रूट में मतलब पास द आइटम, बस को उस जगह से पास करना है, ये रूटिंग का काम है, राइट। और वो रूट बेस्ट और मोस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए, वहां से सबसे जल्दी हम मुंबई पहुंचेंगे। बट दूसरी चीज शेड्यूलिंग का काम होता है कि कितना समय लगता है मैक्सिमम और कितना समय लगता है मिनिमम उस टास्क को पूरा करने के लिए, और ये मुझे कहां से मिलेगा? शेड्यूल से। दैट इज मेरा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। तो सर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में करता क्या हूं मैं? एमपीएस में क्या करता हूं मैं? शेड्यूलिंग टेक्निक ही फॉलो करता हूं। सो अगर आपने रूट बनाया है और रूट को इफेक्टिवली हैंडल करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो शेड्यूलिंग इज नेसेसरी, राइट। कुछ प्रिंसिपल्स है रूटिंग के, शेड्यूलिंग के। तीन प्रिंसिपल्स है, एक क्वांटिटी के रिगार्डिंग है, दूसरा शेड्यूलिंग मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के रिगार्डिंग है, तीसरा सीक्वेंस यानी कि रूट के रिगार्डिंग है। पहला प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज। तीनों भी चीजें मैक्सिमम एफिशिएंसी की तरफ फोकस करता है, ऑप्टिमलिटी की तरफ फोकस करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज, अगर मुझे एक बस को सही समय पर पुणे से मुंबई पहुंचाना है तो उस बस में मैक्सिमम कितने लोग लेने चाहिए? 50 लोग, 20 लोग, ताकि बस स्पीड मेंटेन कर सके। तो टास्क साइज, एक एक्टिविटी करनी है अगर मुझे, एक एक्टिविटी में कितना लोड होना चाहिए, साइज कितनी होनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना है इसमें। मतलब क्या? बैक कैलकुलेशन करिए, क्या क्या चीजें कब कब चाहिए उसकी पूरी प्लानिंग करिए, उसी प्लानिंग की बात हो रही है। तीसरा ऑप्टिमम ऑपरेशन सीक्वेंस, अगर मैं ये रास्ते से होते हुए आगे जाता हूं तो जल्दी पहुंचूंगा, या ये रास्ते से आगे जाते हुए होता हूं तो जल्दी पहुंचूंगा। तो आपने कौन से मशीन्स किस किस समय पे यूज करने हैं ये भी आपने ध्यान से समझना है। सो 3 प्रिंसिपल्स ऑफ शेड्यूलिंग। उसके बाद आइए आगे, शेड्यूलिंग के कुछ सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम। पहला यूनिट शेड्यूलिंग सिस्टम, जो एक एक यूनिट पे फोकस करता है, 1 बाय 1। पहला यूनिट कर दिया, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जहां पे अलग अलग टाइप के काम होते हैं। पहले हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे, फिर हम एक मोबाइल बनाएंगे, फिर हम एक लैपटॉप बनाएंगे, बिकॉज तीनों चीज एक एक ही बनानी है। दूसरा होता है बैच, दवाइयां बनाओ तो एक एक पैकेट बना दिया दवाइयों का, वो पूरा शेड्यूल हो गया। उसके बाद दूसरा पैकेट बनाना है तो इसमें बैच शेड्यूलिंग सिस्टम यूज करेंगे, जहां पे एक बैच पहले कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा बैच लिया जाएगा। तीसरा मास शेड्यूलिंग सिस्टम, कैलकुलेटर्स बनाने हैं, लाखों में बनाने हैं और बेचने हैं, तो लार्ज नंबर जब आएगा तब हम मास शेड्यूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट के अंदर में 2 चीजें आती है, एक तो प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग, हमने ये पढ़ा हुआ है, दूसरा जॉब शॉप, चैप्टर 3 ओएम में पढ़ा हुआ है। पहला जब हमने ब्रिज बनाई थी, याद है क्या आपको? तो हर ब्रिज बनाने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, अलग अलग रॉ मटेरियल लगेंगे क्या, अलग अलग डेटा लगेगा क्या? जी हाँ। तो ब्रिज बनाने के लिए जब अलग अलग चीजें लगने वाली है तो वो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग हो गया। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में हम प्रोजेक्ट के लिए सीपीएम पर्ट का टेक्निक यूज करते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 6 में देखने वाले, ये सभी टर्म्स में चैप्टर 6 में आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद दूसरा जॉब शॉप, अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रख दो, एक एक डिपार्टमेंट में से चीजें गो थ्रू होंगी और फाइनल आउटपुट निकलेगा, ठीक है। सो जॉब शॉप के बारे में। अच्छा, जॉब शॉप के अंदर में अगेन देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो हम लाइन बैलेंसिंग में भी देख करके आए हैं। पहला अराइवल पैटर्न, फीफो। फीफो फैक्ट के बेसिस पे जैसे ही इंफॉर्मेशन आ जाती कि ये मटेरियल आ गया, वो मटेरियल प्रोसेस हो जाएगा। तो ये स्टैटिक सिचुएशन है, मतलब क्या चेंज नहीं होगा। थर्ड पार्टी ने फैक्ट्स दिए हुए हैं, मैं इस टाइम पे मटेरियल डिलीवर करेंगे, उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये फीफो मेथड हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा मतलब जॉब शॉप बने हुए हैं, 10 डिपार्टमेंट बने हुए, 10 मशीन बने हुए हैं, आपको 10 के 10 में प्रोसेस करना है। हमने 2 मशीन का देखा ना, भी मशीन ए मशीन बी,
आप मशीन ए मशीन बी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मशीन ए एक जॉब शॉप है, मशीन बी दूसरा जॉब शॉप है। अराइवल पैटर्न फीफो, जब तक मशीन ए में अराइव नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेसिंग पैटर्न, अराइवल तो ठीक है, दूसरा है प्रोसेसिंग पैटर्न। प्रोसेसिंग पैटर्न क्या करता है, बैक ट्रैकिंग करता है, कौन सी चीज कब अवेलेबल है। मशीन ए अवेलेबल है क्या, ठीक है, हमने देखा मशीन ए अवेलेबल है, फीफो से उसको अंदर ले लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, आगे ले लिया। मशीन बी तो अवेलेबल ही नहीं है, मशीन बी तो पिछला वाला जॉब प्रोसेस कर रही है, तो मशीन बी को फ्री होने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो वो कितना बिजी है मशीन, कितना एंगेज्ड है, ये समझना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली हमने अभी करके देखा है, तीनों चीजें लिंक्ड है। लाइन बैलेंसिंग इज लिंक्ड टू सीक्वेंसिंग, यहां शेड्यूलिंग इज लिंक्ड टू क्यूइंग आल्सो, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, मशीन की वैरायटी, कितनी साइज है, कितना कैपेसिटी है। ऐसा हो सकता है जो मशीन ए मशीन बी अपन ने भी देखा, उसके अंदर में से फॉर एग्जांपल मशीन ए जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है 10 प्रोड्यूस करने की, तो मतलब बॉटल नेक लग गया, ऐसा भी हो सकता है। नंबर ऑफ मैन, कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है। और सीक्वेंसिंग रूल, कई बार हमने देखा बहुत सारे रूल देखे ना, ईडीडी, एसपीटी, एलपीटी एक्सेट्रा, तो वो रूल आप फॉलो कर रहे हो प्रैक्टिकली, उस वजह से भी दिक्कत आ सकती है। सर अभी जो हमने रूल देखे वही है क्या यहाँ पे, हाँ पहला देखो FIFS यानी कि फीफो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसी का ऑपोजिट लिफो, LCFS, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। उसके बाद हमने SPT देखा क्या, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। उसके बाद हमने MDD भी देखा है, मिनिमम ड्यू डेट, स्लैक के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था। फिर स्टैटिक स्लैक SSRO और डायनेमिक स्लैक DSRO, प्रैक्टिकली ये चारों यूज किए जाते हैं। मैं पूरी चीज रिवाइज करवाता हूं, थोड़ा सा अपन ने क्विक किया था तो आपको शायद क्लिक नहीं हुआ, हम कहां से कहां गए। पहले हमने शेड्यूलिंग को समझा, फिर हमने रूटिंग को समझा। शेड्यूलिंग और रूटिंग इंटरकनेक्टेड कैसे है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे है, वो हमने यहां पढ़ा। ये पैराग्राफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें मार्क की हुई है, आपने वापस से देखना है। फिर हमने प्रिंसिपल देखे शेड्यूलिंग के, 3 प्रिंसिपल होते हैं, तीनों मैक्सिमम एफिशिएंसी की तरफ फोकस करते हैं। पहला ऑप्टिमम टास्क साइज, दूसरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, तीसरा ऑप्टिमम ऑपरेशन सीक्वेंस। उसके बाद हमने देखा कि सिस्टम क्या क्या होता है, प्रिंसिपल तो समझ लिए, अब सिस्टम क्या क्या होता है। 3 सिस्टम होता है, पहला यूनिट जिसके अंदर 1 बाय 1 प्रोसेस होगा, दूसरा बैच जिसके अंदर बैचेस में प्रोसेस होगा, तीसरा मास जिसके अंदर लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होगा। यूनिट के अंदर में 2 चीजें थी, प्रोजेक्ट और जॉब शॉप। प्रोजेक्ट में CPM PERT यूज होता है, जॉब शॉप के अंदर में देयर आर 4-5 थिंग्स व्हिच आर फॉलोड। पहला अराइवल पैटर्न, उस जॉब में उस डिपार्टमेंट में अराइवल पैटर्न क्या है, इसमें वो लाइन बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन याद करिए। दूसरा प्रोसेसिंग टाइम, तीसरा मशीन की वैरायटी, फोर्थ लोग कितने हैं, फिफ्थ सीक्वेंसिंग के रूल्स क्या है। रूल्स के अंदर में लाइन बैलेंसिंग ही याद रखना, वापस से क्या क्या देखा हमने, लीफो, फीफो, SPT, LPT, मीन ड्यूरेशन और स्लैक, वही सब चीजें हैं, राइट। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? पॉज ले रहा हूं 1 मिनट का, बताइए कुछ दिक्कत है तो। आसान है क्या? अपन ने ये सभी चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। हो गया है यहां तक तो बताइए। लेट्स गो, आगे बढ़े। चलिए
आई होप यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब शेड्यूलिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाने से पहले ये समझना है कि शेड्यूलिंग के अंदर में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है, जैसे कि आपने सब कुछ बराबर किया बट डिमांड फ्लक्चुएट हो रहा है, आपने सब कुछ बराबर किया बट आपका मैन्युफैक्चरिंग बैक टू बैक हो रहा है और मशीन कुछ प्रॉब्लम देने लग रही है, आपका असाइनमेंट गलत हो गया, हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम देखा हंगेरियन टेक्निक याद है क्या, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, ये भी दिक्कत हो सकती है। या फिर आपका ऑर्डर्स जो आ रहे हैं ये रैंडम अराइवल हो रहा है, आपको एक पैटर्न दिया गया था, पैटर्न तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, रैंडमली सब कुछ फॉलो हो रहा है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट सीक्वेंसिंग, आपने जो तरीके से सोचा है चीज होने वाली उस तरीके से तो हो ही नहीं रही है, प्रोडक्ट का सीक्वेंस अलग जा रहा है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गो ऑन टू दी न्यूमेरिकल। राइट, न्यूमेरिकल पे जाते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। दो तीन टाइप के न्यूमेरिकल हैं, एक एक करके देखेंगे, बताते जाना जैसे जैसे समझता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है, आप अगर देखोगे लेंथ वाइज तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है सर, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं क्या? पॉसिबिलिटी जरूर है, बट जितना मैंने आपके पेपर्स देखे हैं अभी तक के, आपको यूजुअली ये पार्ट्स में पूछा जाता है। सो जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट पार्ट्स गिवन। राइट, आपको ये पार्ट पार्ट में पूछा जाता है कि देखो पहला यहाँ पे क्या है, आपको वेटेड मीन वगैरह पूछा हुआ है, तो पहले इन्होंने एसपीटी से बनाया है, ये एक सोल्यूशन है, उसके बाद दूसरे सोल्यूशन के अंदर में इन्होंने वेटेड से बनाया हुआ है। राइट, सो इट डिपेंड्स, मतलब आधा अधूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आइए पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, बाद में आपको वो देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम टी इन आवर्स फॉर दी 5 जॉब्स, कौन से 5 जॉब्स, 1 2 3 4 एंड 5 आर गिवन बिलो इन अ सिंगल मशीन शेड्यूलिंग प्लान। एग्जाम में आपके सिंगल शेड्यूलिंग प्लान ही है, अगर आप फाइनल में जब देखोगे, फाइनल में जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है एडवांस लेवल का, उसमें मल्टीपल मशीन्स भी दिए हुए हैं। राइट, फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस which will minimize the mean flow time and find the mean flow time। मतलब पहले तो सीक्वेंस बनाना है, कौन सा सीक्वेंस जो कम से कम समय लेता है, ऑप्टिमल समय लेता है। दूसरी चीज क्या करनी है, वो समय कितना है, वो समय भी बताइए। ठीक है, उसके बाद ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन द सीक्वेंस व्हिच विल मिनिमाइज द वेटेड मीन फ्लो टाइम। पहला कौन सा है, नॉर्मल मीन है, नॉर्मल मीन। दूसरा क्या है, वेटेड है। आपको नॉर्मल के लिए ये डेटा दिया हुआ है, जॉब और प्रोसेसिंग टाइम। वेटेड के लिए जॉब, प्रोसेसिंग टाइम और वेट तीनों दिए हुए हैं। एंड ऑल्सो फाइंड दी मीन फ्लो टाइम, मतलब पहले सीक्वेंस बनाऊंगा, नॉर्मल सीक्वेंस प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से, उसका मैं व्हाट वी कैन से आउटपुट जो है वो भी निकाल दूंगा, यानी कि टोटल टाइम भी। फिर मैं क्या करूंगा, वेट के हिसाब से वापस सीक्वेंस बनाऊंगा और वो सीक्वेंस बनाने के बाद वापस से मैं टोटल टाइम निकाल दूंगा। क्या आप सभी को क्वेश्चन समझा है? क्या आप सभी को क्वेश्चन समझा है? जॉब दिया हुआ है, जॉब का टाइम दिया हुआ है, जॉब का वेट दिया हुआ है कि उस जॉब का कितना प्रायोरिटी है ओवर दी अदर्स। राइट, तीनों चीजें दी हुई है आपको। यस, क्वेश्चन देखिए एक बार, बताइए मुझे यहां तक क्वेश्चन क्लियर है क्या? कैलकुलेटर हाथ में लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वेरी सिंपल थिंग वी आर सपोज टू डू। ध्यान देना, पहले सिर्फ समझने पे ध्यान दो, याद मत करो कि कहां से कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आया, वो मैं एंड में वापस से समराइज करवा दूंगा, आपको लिखवा के भी दे दूंगा चाहिए तो। ठीक है, चलिए पहले सिर्फ समझते हैं।
मैंने एक अरेंजमेंट बनाया है। देखो पहले अरेंजमेंट बनाना है, फिर टाइम निकालना है, फिर वापस अरेंजमेंट बनाएंगे, वापस टाइम निकालेंगे। पहला वाला बिना वेट के, दूसरा वाला वेट के साथ, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट अरेंज द जॉब्स एज पर शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। सर शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम क्यों? वेरी सिंपल रीजन है बेटा, शॉर्टेस्ट इसलिए बिकॉज हमें फोकस किस पे करना है? ऑप्टिमलिटी पे फोकस करना है, तो कम से कम समय, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, देयरफॉर शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। सो ये ऑप्टिमलिटी के लिए कर रहे हैं अपन, ऑप्टिमलिटी के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जॉब क्या है आपका? 2 3 5 4 एंड 1, ये सीक्वेंस आ जाएगा। क्यों? असेंडिंग ऑर्डर में प्रोसेसिंग टाइम लीजिए, मतलब पहला 8 आ जाएगा, फिर 10, फिर 16, फिर 28 और फिर 30। तो पहले 8 10 16 28 और 30, तो सीक्वेंस क्या हो गया जो आपका मिनिमाइज करेगा टाइम? 2 3 5 4 1। सर इतना आसान है? हाँ, इतना करके आओगे 1 मार्क मिल जाएगा, दूसरी चीज करोगे 2 मार्क, तीसरी चीज करोगे 3 मार्क, चौथी चीज करोगे 4 मार्क। सीक्वेंस तो आप कर ही सकते हो। आइए टाइम भी आप कर सकते हो, देखिएगा 2 3 5 4 एंड 1, क्लियर है। पहले एक्टिविटी को यानी कि सेकंड को कितना समय लगेगा? 8, दूसरे को कितना लगेगा? 10, फिर 16 28 और 32। तो सर टोटल कितना लगेगा? सर टोटल कितना लगेगा? टोटल पहले को 8, दूसरे को क्यूमुलेटिव, पहले को 8 दूसरे को 10, तो टोटल 18। पहले को 8 दूसरे को 10 तीसरे को 16, टोटल 34। पहले को 8 दूसरे को 10 तीसरे को 16, फोर्थ को 28, टोटल 62। फर्स्ट को 8, सेकंड को 10, थर्ड को 16, फोर्थ को 28, फिफ्थ को 30, टोटल कितना? 92। सर 92 का क्या करूं मैं? देखिए आपको क्यूमुलेटिव मिल गया, पहले कंप्लीशन, मतलब सिर्फ ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो रही है तो 8 मिनट लगते हैं। ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो सकती है क्या? नहीं, ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होने के लिए ये भी करना पड़ेगा, तो इसका टोटल टाइम क्या है? 18 है। इसका टोटल टाइम क्या है? 34 है। इंडिविजुअल के लिए 16, बट इसके पहले बाकी दो करने पड़ेंगे ना, तभी तो मैं ये कर पाऊंगा। तो टोटल कितना? 34। फोर्थ के लिए कितना? 26, बट 28 के लिए मुझे ये 3 करने पड़ेंगे ना, तो कितना लगेगा? 62। मतलब हर एक्टिविटी का इंडिविजुअल टाइम और टोटल टाइम आ गया। एक्टिविटी स्टार्ट तो होगी बाद में ही ना, जब पहली एक्टिविटी कंप्लीट होगी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए इसके लिए कंप्लीशन टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंप्लीशन टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज यहां पे दी हुई है, रेडी टाइम। ये एक इक्वेशन है, F इज इक्वल टू C माइनस आर। F इज फ्री फ्लो, कितना समय लगता है, फ्लो कितना, समय कितना लग रहा है, यानी कि स्लैक भी बोल सकते हैं इसको। कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, और आर रेडी होने के लिए, अराइव होने के लिए। यहां पे इस क्वेश्चन में अराइवल दिया ही नहीं है, मतलब पहले जॉब के बाद इमीडिएट दूसरा जॉब, आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, या पढ़ने की जरूरत ही नहीं, दिया ही नहीं कुछ भी, तो यू कंसिडर दिस टू बी 0। तो कंप्लीशन समय कितना लगेगा? पहला जॉब, जो फर्स्ट है जॉब, कौन सा? जॉब नंबर 2, इसको कितने मिनट लगेंगे? 8 मिनट। 0 पे स्टार्ट होगा क्या? 0 to 8। थर्ड जॉब को कितने मिनट लगेंगे? 10, बट चालू कब होगा? 8वें मिनट पे। कंप्लीट कब होगा? 10 पे। तो सबके कंप्लीशन टाइम आ गए। अब मुझे सबका क्यूमुलेटिव टाइम आ गया कंप्लीशन, ये देखो सबके कंप्लीशन आ गए, डिवाइड बाय 5। व्हाई? बिकॉज़ देयर आर 5 एक्टिविटीज। मुझे मीन लेना है ना, मीन। मीन इज टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो समय कितना लगेगा? 42.8। समय कितना लगेगा बेटा? 42.8। आई होप आपको ये समझने आया है। मुझे बताइए चैट बॉक्स में यहां तक चीजें क्लियर है क्या? पहला पार्ट क्लियर है क्या बेटा? मुझे बताइए। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आसान है क्या? ना सोचा था उससे ज्यादा। इज इट डन? बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? नेटफ्लिक्स चालू है क्या पीछे? चलिए लेट्स गो। सो
सर लेक्चर पब्लिक रहेगी ना, मेरा स्टार्टिंग का छूट गया। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बाद में देख लीजिए, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो पहले हमने क्या किया, एसपीटी के हिसाब से सीक्वेंस लगा दिया। एसपीटी क्यों सर, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम ऑप्टिमलिटी की तरफ लेके जाएगा, तो फ्लो आ गया। फ्लो में हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव कंप्लीशन टाइम ले लिया। क्यों क्यूमुलेटिव कंप्लीशन टाइम लिया, बिकॉज रेडी होने के लिए टाइम तो 0 है, पहली एक्टिविटी हो गई कि दूसरी। सभी एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम लीजिए, डिवाइड करिए टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यू गेट मीन। आपको मीन मिल गया 42.8। सेम चीज करेंगे हम किसके साथ, वेट के साथ। वेट आपको दिए हुए का क्वेश्चन में, जी हाँ, पहले क्वेश्चन में, पहले हाफ वाले क्वेश्चन में वेट यूज किए हुए हैं क्या, बिल्कुल नहीं। अभी वेट यूज करेंगे क्या, हाँ। 1 2 3 4 5 उसका समय दिया हुआ है और उसका वेट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ही है एज इट इज, दिस इज योर क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। अब मुझे वेटेड प्रोसेसिंग टाइम निकालना है, तो प्रोसेसिंग टाइम को वेट के साथ डिवाइड कर दूंगा मैं, मुझे वेटेड प्रोसेसिंग टाइम मिल जाएगा। कैसे करेंगे, पहला एक्टिविटी है, पहला जॉब है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है 30, वेट कितना है 30, वेटेड प्रोसेसिंग टाइम कितना है 30। दूसरा जॉब है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है 8, वेट कितना है 2, तो टोटल टाइम कितना लगेगा वेटेड वाला, 4 लगेगा। पहला वाला जॉब है, तीसरा वाला जॉब है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है 10, वेट कितना है 1, सो कितना आ जाएगा वेटिंग टाइम, वेटेड एवरेज टाइम 10 आ जाएगा। फोर्थ जॉब है 28 मिनट्स है या 28 आवर्स है, वेट कितना है 2, तो कितना आ जाएगा आपका टाइम 14। सेम यहाँ पे भी कितना आ गया आपका टाइम 5। आपको वेटेड प्रोसेसिंग टाइम मिल गया क्या, वेटेड प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से एसपीटी लगाइए। ऑप्टिमलिटी करेंगे ना, तो वेटेज के वेटिंग टाइम को आप फाइनल पकड़िए, वेटेड प्रोसेसिंग टाइम को, और उसके हिसाब से आप एसपीटी लगाइए। क्या हो जाएगा, पहले 4 आ जाएगा, फिर 5.31, फिर 10, फिर 14 और फिर 30, ये लग गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको पता ही है ऑलरेडी, क्या करेंगे, ये देखिए 25341, 25341, ठीक है, ये लग गया 25341। उसका प्रोसेसिंग टाइम आ गया क्या, जी हाँ। उसका आपको क्या लेना है, अभी कंप्लीशन टाइम आ गया क्या, क्यूमुलेटिव ले लिया। अब जैसे हमने सीक्वेंस को समझने के लिए क्या किया था, प्रोसेसिंग टाइम को वेट से डिवाइड किया था, सेम चीज ये क्यूमुलेटिव आ गया। अभी क्यूमुलेटिव को भी हम वेट से डिवाइड करेंगे, बट क्यूमुलेटिव को डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्यों, क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव को मल्टीप्लाई करिए, बिकॉज देखिए 8 कंप्लीशन समय है, कितने के लिए है, 2 चीजों के लिए है। तो अगर 2 चीजों के लिए है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे टोटल मिलेगा, ठीक है। अब ये 16, 72, 34, 124, 92, ये ऊपर आ गया पूरा। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें वेटेड अर्थमेटिक मीन भी आपने पढ़ा होगा। आपने फ्रीक्वेंसी वाला अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जो होता है वो भी पढ़ा होगा कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन है, और ये क्या है नीचे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सर फ्रीक्वेंसी कहां से आई, वेट का टोटल फ्रीक्वेंसी ही तो है आपकी, ठीक है। तो नीचे वेट का टोटल लीजिए, ऊपर वेट इनटू क्यूमुलेटिव कंप्लीशन टाइम का टोटल लीजिए, आपको 37.55 आवर्स आ जाएंगे। तो मैंने किया क्या है पूरे क्वेश्चन में, एक सेकंड सिर्फ समझना, पहले मैं वापस से आपको वो दिखाता हूं, आप देख सकते हो। मुझे जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के अंदर मुझे जॉब दिया था, उसका प्रोसेसिंग का टाइम दिया था, और मुझे उसका वेट भी दिया हुआ था, ठीक है। मुझे क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा गया था। पहला पार्ट क्या था क्वेश्चन का, पहला पार्ट था सिंपल जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो सिंपल प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से आप मुझे सीक्वेंस बताइए। दूसरा क्या था, जो वेटेड प्रोसेसिंग टाइम है, वेटेड प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से मुझे सीक्वेंस बताइए। तो पहले एक पार्ट में 2 चीजें थी, पहला क्या था सीक्वेंस, सीक्वेंस के लिए मैंने क्या फॉलो किया, एसपीटी फॉलो किया, एसपीटी को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया और चीजें निकाल दी। दूसरा क्या था मेरा मीन टाइम, मीन टाइम कैसे निकाल दिया मैंने बेटा बताइए। मीन टाइम के लिए आपने क्यूमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम निकाला, फिर क्यूमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम को आपने क्या किया, उसका आपने ले लिया टोटल और उसको डिवाइड कर दिया 5 जॉब्स, यहाँ कितने 5 थे ना, 6 जॉब्स थे क्या, 5 थे ना, 5 जॉब्स थे, ठीक है। 5 जॉब से डिसाइड कर लिया और आपका आ गया टोटल जो भी वैल्यू थी। फिर आपने वेटेड प्रोसेसिंग टाइम में क्या किया, पहले आपने सीक्वेंस लगाया, सीक्वेंस के लिए आपने क्या किया बेटा, सीक्वेंस के लिए आपने वेटेड टाइम निकाला, तो प्रोसेसिंग टाइम को आपने डिवाइड किया वेट के साथ और फिर आपने एसपीटी लगा दिया शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए ध्यान देना, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया आपने, मीन टाइम निकालने के लिए क्या किया आपने, मीन टाइम के लिए आपने बेटा क्यूमुलेटिव प्रोसेस टाइम निकाल दिया और क्यूमुलेटिव प्रोसेस टाइम को आपने वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपने एसपीटी लगाया असेंडिंग ऑर्डर में। बट एसपीटी जब आप लगाते हो असेंडिंग ऑर्डर में, वहां पे आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो,
आपने क्यूमुलेटिव इनटू वेट कर दिया, सो टोटल ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम इनटू वेट, इसका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वेट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना यहाँ पे इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन। सेम चीज हम कर रहे हैं। आई होप आपको सभी चीजें समझी होगी। इसको स्क्रीनशॉट इसका लेना है, लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है, या वापस से बाद में वीडियो में आकर के देख के लिख लेना। अभी मैं आपको ये पढ़ने का 1 सेकंड दे रहा हूं, इसके बाद 1 मिनट दे रहा हूं आपको क्वेश्चन जो अपन ने कंप्लीट किया है उसको पढ़ने के लिए, और फिर हम बढ़ेंगे आगे। हमारा लास्ट टॉपिक लाइन बैलेंसिंग। सीक्वेंसिंग क्लियर है, लाइन बैलेंसिंग क्लियर है, शेड्यूलिंग क्लियर है, अभी लीन ऑपरेशन क्लियर है, पक्का से बताइए हाँ या ना। ठीक है, आपको अभी समझा होगा मैंने ये टॉपिक एंड के लिए क्यों रखे हुए थे। ऑनलाइन क्लियर है क्या? दीक्षा, प्राची, प्रफुल, चिराग, रजा जी? यस, चलिए मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। कौन सा वेटेड वाला पार्ट देखना है ना पहले, ये देखो। पहला वाला पार्ट नहीं, पहला पार्ट भी नहीं दिखा है, पहला पार्ट देख लो पहले। नहीं यार, पहला पार्ट मैंने देखने दिया था तुम्हें, वेटेड देखो, चलो आ जाओ। वेटेड का आधा पार्ट है नीचे, मीन कैसे कैलकुलेट करना है वो भी दिखाता हूं। सभी चीज आप प्रॉपर एक्सप्लेन
लेट्स गो अहेड। चलिए, यहाँ पे ना नीचे शेड्यूलिंग में कुछ एलिमेंट्स की बात की गई है, ठीक है। सो हाँ, ऑब्वियसली नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हमने जो भी पढ़ा है ना, बस वही चीजें यहाँ दी हुई है। आइए देखते हैं कैसे। सो लाइक आपको डिमांड जब तक नहीं समझेगा आप शेड्यूलिंग कैसे करोगे। उसके बाद आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल लगने वाला है, वो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल से मिल सकता है। आपका आउटपुट, आपका कमिटमेंट कितना है डिलीवरी का, ये भी हमें समझना पड़ेगा। आपका क्वांटिटी कितना डिलीवर होने वाला है, डेट कितना, उसके लिए पूरा MPS लगने वाला है। यही इन दोनों बातों में की हुई है। प्रायोरिटी, कौन से ऑर्डर को पहले प्रायोरिटी देनी है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको किसी को देना है क्या, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपने लिया है क्या, लोडिंग कितना होने वाला है, यानी कि लाइन बैलेंसिंग का काम हो रहा है, जितना आपका कैपेसिटी रहेगा उसके बेसिस पे आप मशीन को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो। आपका वर्कलोड यहां आप डालने वाले हो, उसको आपने मैनेज करना है, एक्सेस है क्या, स्पेयर कैपेसिटी है क्या, और प्रायोरिटी किसको देनी है, कौन सा कॉन्टेक्ट प्रायोरिटी पर रहने वाला है। तो प्रायोरिटी को प्लान भी करिए और प्रायोरिटी को सीक्वेंस में भी लाइए, ठीक है। सो सेम चीजें है जो अपन ने अभी तक देखी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है। आइए लेट्स गो टू लाइन बैलेंस, नहीं लाइन बैलेंसिंग बोल रहा हूं, सॉरी, क्वीन 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 क्वीन। चलो हाँ, QUEUE इंग्लिश में एक वर्ड है जो हम बोलते हैं ना, लाइन लगा के रोको, स्टैंड इन अ क्यू, फॉर्म अ क्यू, सुना होगा बचपन में बहुत बार, आज भी सुनते रहोगे। सो ये क्यू में रुकना या लाइन में रुकना, इसी को हम बोलते हैं क्यूइंग। अब सर इंसान की बात तो ठीक है, मटेरियल भी लाइन में होता है क्या, बिल्कुल हाँ, मटेरियल भी लाइन में होगा ना। सो जब जब आप मटेरियल को लगाते हो, शेड्यूल करते हो उसको, उसका वर्कलोड वगैरह चेक करते हो, तो हो सकता है आपकी कोई मशीन एम्प्टी रहे, हो सकता है आपकी मशीन के पहले बहुत बड़ी लाइन रहे, हो सकता है आपकी मशीन से निकलने के बाद डिलीवर होने से पहले बहुत बड़ी लाइन रहे। ये उसी लाइन की बात हो रही है। एग्जाम में इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 मार्क के लिए मैक्सिमम, अगर नहीं तो प्रैक्टिकल आ सकता है 2 से 5 मार्क के लिए मैक्सिमम। प्रैक्टिकल इसके ऊपर रेयर आता है, और मैं आपको बता दूं अगर प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल आपने क्यूइंग का एंड में सॉल्व करना है। उसकी वजह है, वजह मैं बताऊंगा। सर लेंदी है क्या, नहीं, चैलेंजिंग है थोड़ा सा, ठीक है। प्रैक्टिकल पॉइंट की बात करूं मैं अगर तो, राइट, बट मैं आपको बता दूं इसका पूरा प्रैक्टिकल डिटेल्ड में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फाइनल पे कवर करवाया गया, और वहां पे चैप्टर 15 मार्क को आता है, ठीक है। यहां सिर्फ बेसिक इंट्रोड्यूस किया गया है टॉपिक को, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की डिटेल्ड चीजें थी ना, वैसा डिटेल्ड में क्यूइंग मॉडल और उसके मेथड्स, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये फाइनल में है। बट इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है यहां दिया हुआ है, ताकि हमें पता चले कि क्यूइंग में होता क्या है एग्जैक्टली। ये आप सामने एक मॉडल देख पा रहे होंगे, इनपुट आता है, अराइव होता है, ये अराइवल आ जाएगा यहाँ पे, राइट, ये अराइवल हो रहा है यहाँ पे पूरा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर है जहां पे लाइन लगती है, यहाँ पे सर्विस मैकेनिज्म है जहां पे आप सर्विस देते हो, मतलब ये आपके यहाँ पे वर्क सेंटर्स हो सकते हैं, मशीन्स हो सकते हैं, जॉब शॉप हो सकते हैं, और कस्टमर यहाँ से लीव करता है। सपोज फॉर एग्जांपल आप जाते हो एक रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे अराइवल की जगह होती है जहां पे आपने जाना है, आपका सामान वगैरह रख सकते हो, आपके फैमिली को बिठा सकते हो, फिर आप लाइन में लगते हो और आप यहाँ पे आकर के टिकट लेते हो। टिकट लेने के बाद आप प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हो, ट्रेन पकड़ते हो, सेम फॉर्मेट। मैथमेटिकली इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, उससे पहले इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। ये एक समझ गए आप, पहली चीज तो मतलब आपने रॉ मटेरियल लेकर के आगे अराइवल प्रोसेस, रॉ मटेरियल को लाइन में लगा दिया और वो आगे जाके प्रोसेस हो रहा है वर्क स्टेशन पे दूसरा, और फिर आपका फाइनल जो फिनिश गुड्स है ये लेकर के कस्टमर बाहर जा रहा है। अब ध्यान देना, ये जो क्यूइंग मॉडल्स है ना, ये सर्विस के लिए ज्यादा काम होता है। कस्टमर केयर, आप कोई कस्टमर केयर में कभी गए होंगे अगर कुछ रिपेयर करवाने के लिए, कोई वारंटी का इशू चेक करने के लिए, या वोडाफोन आइडिया, ये सब जो होते हैं सिम कार्ड्स वगैरह, जियो, इनके कस्टमर सेंटर पे आप गए होंगे कभी। क्या होता है वहां पे, आपको लाइन में रुकाते हैं, पहले आप अराइव करते हो, जाते हो, एंटर करते हो, आपको लाइन में रुकाया जाता है, फिर एक जो भी इंसान होता है वो आपको आपकी क्वेरी हैंडल करता है, फिर आप बाहर निकलते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल सर्वर सिंगल क्यू मॉडल, मतलब एक ही लाइन लगेगी, एक ही इंसान है जो बात करेगा आपसे। बट हालांकि होता क्या है आगे, यूजुअली होता है मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटी सिंगल क्यू, एक ही लाइन लगानी है बट एक लाइन से अलग अलग लोग, 4 लोग बैठे होते हैं जो आपके क्वेरीज हैंडल करेंगे, तो आपका काम फटाफट होता है, यहां से स्पीड मिलती है, ये स्लो हो जाता है बड़े कंपनी के लिए, छोटे कंपनी के लिए। उसके बाद मल्टीपल फैसिलिटीज, पैरेलल फैसिलिटीज मतलब साथ साथ में, देखिए पहली लाइन पहली इसके लिए, दूसरी लाइन दूसरे इसके लिए, तीसरी लाइन तीसरे के लिए, चौथी लाइन चौथे के लिए, 4 लोग बैठे हो ना बात करने वाले आपसे, तो 4 लोगों के लिए 4 लाइन अलग अलग, और चारों भी लाइन पैरेलल है, काम पैरेलली कर रहा है, राइट, ऐसा नहीं एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। उसके बाद दूसरा होता है सीरीज,
जो भी इंसान आएगा एक ही लाइन में रुकेगा, एक ही इंसान से बात करेगा, वो इंसान डिसाइड करेगा कि इस इंसान को यहीं से हकालना है या इसकी क्वेरी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आगे के हमारे मैनेजर के पास भेजना है। सो आपके पास यहां पे भी सर्विस फैसिलिटी एक नहीं है, मल्टीपल है, बट ये सीरीज में है, एक उसके बाद दूसरा। यहां पे आपके पास कैसा है, कितने हैं सर्विस फैसिलिटीज, मल्टीपल है, बट कैसे है, पैरेलल है, एक के साथ एक है, यहां एक के बाद एक है। फर्क समझ रहे हो क्या? ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे भी मल्टीपल है, लाइन एक है और सर्विसेज ज्यादा है। ठीक है, सो इनको हम बोलेंगे क्या, ये तो आपका जनरल क्यूइंग मॉडल हो गया। उसके बाद ये जो पहला वाला है, दिस इज अ सिंगल सर्विस फैसिलिटी, एक ही सर्विस फैसिलिटी एक ही लाइन। उसके बाद मल्टीपल सर्विस फैसिलिटी बट लाइन एक ही है, और मल्टीपल कैसे, पैरेलल है, सीरीज में है क्या, नहीं। उसके बाद यहां पे कैसा है, मल्टीपल सर्विस है क्या, बट मल्टीपल सर्विस के लिए मल्टीपल लाइन है क्या, हाँ, बट ये जो मल्टीपल सर्विसेज है ये पैरेलल है क्या, हाँ। उसके बाद यहां पे क्या है, मल्टीपल सर्विस है क्या, हाँ, मल्टीपल क्यू है क्या, हाँ, बट ये एक सीरीज में है, एक के बाद एक है। मजा आया क्या, समझने आई क्या चीज, राइट। चलिए, ये बस इतना ही था। अब इस पर्टिकुलर चीज को अपन ने थ्योरेटिकली थोड़ा सा पहले देखना है, फिर इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सभी को कॉन्सेप्ट समझा है क्या, मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट समझा है क्या आपको, कॉन्सेप्ट समझा है क्या आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी से बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, क्या है एग्जैक्टली क्यूइंग, ये समझा है क्या अभी? यस, यस पीपल, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए फटाफट से थ्योरी को खत्म करते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये सभी चीजें मैथमेटिकली कैसे देखनी है वो बताता है। हमने अराइवल की बात की, अराइवल सोर्स पे भी होता है, मतलब क्या, इट इज बेस्ड अपॉन दी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन फाइनाइट सोर्स है, कहां कहां से लोग आ रहे हैं, कौन से सोर्स से लोग आ रहे हैं, या इनफाइनाइट है। ठीक है, एक रेलवे स्टेशन है पुणे में, पुणे का रेलवे स्टेशन है, तो पुणे के लोग भी आएंगे, आजू बाजू के गांव के लोग भी पुणे में आएंगे, तो सोर्स कितना बड़ा है समझना है। आपका कॉल सेंटर है, आपका सर्विस सेंटर एक पर्टिकुलर लोकेलिटी पे, वहां से कौन से लोकेलिटी से लोग आएंगे, सोर्स समझना है लोगों के आने का। फिर लोगों का नंबर समझना है, कितने लोग आ रहे हैं, इंडिविजुअल आ रहे हैं, ग्रुप्स में आ रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लाइन, वो रेगुलर चीज है, रेगुलर कंप्लेंट्स लेकर के आ रहे हैं, कुछ खास लेकर के आ रहे हैं, रैंडम चीजें आ रही है, कैसे आ रही है, ये सभी समझना जरूरी है। उसके बाद ये तो हो गया अराइवल के लिए। अब जब आप सिस्टम की बात करते हो, यानी कि जब सर्विस दी जा रही है, अराइवल तो पहला पार्ट हो गया, फिर सर्विस दी जाएंगी। सर्विस के अंदर में आपने स्ट्रक्चर क्या बना रखा है, स्ट्रक्चर के अंदर में हमने अभी पढ़ा ना, सिंगल फैसिलिटी, फिर मल्टीपल पैरेलल सिंगल क्यू, फिर मल्टीपल पैरेलल एंड मल्टीपल क्यूज, फिर सीरीज में, ये जो हमने चीजें पढ़ी ये स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। उसके बाद स्पीड कितना है, एक बार पैरेलल है भले, ठीक है, पैरेलल है तो फास्ट होगा, बट पैरेलल के अंदर में जो इंडिविजुअल लोग बैठे हुए हैं वो फोन से अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, आपकी क्वेरी हैंडल कर रहे हैं, ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, यूजुअली क्यूइंग के अंदर में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए, अब इस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो गया वो एक पार्ट। उसके बाद स्पीड की बात की अपन ने, स्पीड में आपको याद है कि हमने सिमुलेशन में एक पेट्रोल पंप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद आ रहा है क्या, सिमुलेशन में पेट्रोल पंप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। वो क्वेश्चन में आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से अराइवल में कितना समय जाता है और उसके बाद सर्विस करने में कितना समय जाता है, वो वहां की फैसिलिटी की कैपेसिटी बताता है। एंड लास्टली क्यू का स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम वगैरह हो गया। अब क्यू का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, क्या मेथड, क्या स्टाइल फॉलो हो रहा है, फीफो है क्या, लीफो है क्या, नसीब है क्या, पैसा है क्या। ऐसा क्यों लिखा है सर आपने, फीफो लीफो तो क्लियर है, नसीब का पार्ट क्यों बोल रहा हूं, रैंडम ऑर्डर, लकी ड्रॉ सिलेक्ट कर लिया, 5 लोग रुके, कौन पहले आएगा, प्रायोरिटी, पैसा, जो पैसा ज्यादा देगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, राइट। कभी कभी गोल्डन पास दिया जाता है ना एंट्री के लिए, वैसी वाली चीज है ये। ठीक है, उसके बाद
सो यहाँ पे यूजुअली हम अजम्पशन क्या लेते हैं, फीफो। ये मोस्ट यूजुअल है, मोस्ट प्रैक्टिकल है, मोस्ट लॉजिकल है। एक बार वापस से क्या दिया गया है आपको क्यूइंग के प्रोसेस के अंदर में, देयर आर दीज आर मैथमेटिकल रिजल्ट्स, एलिमेंट्स क्या क्या, पहला अराइवल प्रोसेस, अराइवल सोर्स कौन सा है, नंबर कितने हैं, लाइन कितना है, समझना पड़ेगा। फिर सर्विस सिस्टम, दो चीजें, स्ट्रक्चर स्पीड, स्ट्रक्चर में कितनी चीजें, चार, पहला सिंगल सर्विस, दूसरा मल्टीपल सर्विस पैरेलल फैसिलिटीज बट सिंगल क्यू, तीसरा मल्टीपल सर्विस पैरेलल फैसिलिटीज मल्टीपल क्यूज, चौथा सीरीज के अंदर में मल्टीपल क्यूज मल्टीपल फैसिलिटीज। उसके बाद स्पीड की बात अपन ने की, स्पीड के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में डिसिप्लिन फॉलो होगा, कौन सा, फीफो लीफो, उसके बाद सीरो या रैंडम ऑर्डर और प्रायोरिटी। तो फीफो लीफो नसीब पैसा, चार चीज है, राइट। चलिए उसके बाद आगे आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके क्यूइंग सिस्टम के। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला क्यू का लेंथ कितना है, जो लाइन लगा करके हम रुके हैं वो लाइन कितने लोगों की है, ये समझना जरूरी है। उसके बाद सिस्टम का लेंथ, सिस्टम का लेंथ, हाँ क्यू का लेंथ नहीं, क्यू मतलब लाइन की कितनी कितनी लाइन है, कितने लोग वेटिंग में रुक रहे हैं। सिस्टम का लेंथ मतलब जो वेटिंग में रुक रहा है वो समय भी गिनो, और उसके बाद सर्विस करने वाले ना वो समय भी गिनो। फिर तीसरा सर्विस के लिए कितना समय लग गया, सर्विस के लिए कितना वेट करना पड़ रहा है। उसके बाद टोटल सिस्टम में टाइम, अंदर एंट्री करने से, अराइवल करने से एग्जिट करने तक पूरा टाइम। और लास्टली सर्वर आइडल टाइम, जब कस्टमर ही नहीं है, हमारी मशीन, हमारा सर्वर ऐसे ही वेट कर रहा है। पांच सर्विसेज है, पांच कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई भी क्यूइंग सिस्टम की, पांचों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल में, हम देखेंगे। पहले ये गो थ्रू करिए, यहां तक थ्योरेटिकल चीजें समझी है क्या, बताइए। चलिए सो अच्छा, अब ना ये इंडिविजुअल चीजें जो है ना, इन इंडिविजुअल चीजों के, जैसे कि वेटिंग लाइन जो लगती है, क्यू लाइन जो लगती है, उसमें कितनी चीजें आती है। जैसे कि पहला पॉपुलेशन सोर्स, लाइन तब ज्यादा लगेंगी जब लोग ज्यादा होंगे, लाइन तब ज्यादा लगेंगी जब सर्वर्स जो सर्विस दे रहे हैं वो कम हो गए तो प्रोसेसिंग स्लो होगा, लाइन तब ज्यादा लगेंगी जब मैनेजमेंट को आपका यू कैन से सर्विस पैटर्न जो है ये गलत रखा हुआ है, संभालते नहीं आ रहा है, लाइन तब ज्यादा लगेंगी जब पोर एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई वॉचमैन नहीं वहां पे आपको रोक के रखने वाला कि भाई रुक, झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो ये चार रीजन है जिस वजह से वेटिंग लाइन ज्यादा हो सकती है। कोई भी नॉर्मली किराने की दुकान पे जाइए, वेटिंग लाइन क्यों ज्यादा है, पहला लोग ज्यादा है तो वेटिंग लाइन ज्यादा होंगी, दूसरा लोग सर्व करने वाले कम है, मालिक एक ही है, काम करने वाले एक ही है, कम हो जाएगा, तीसरा मैनेजमेंट का तरीका, आपने जो सिस्टम बना रखा है कि कौन आएगा, कैसे बात करेगा, कैसा सामान ऑर्डर करेगा, लेकर के जाएगा, पेमेंट कैसे करेगा, यही गलत है, चौथा कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, लाइन में रुकने के लिए आप बोल ही नहीं रहे हो, एडमिनिस्टर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चार रीजंस की वजह से यूजुअली देखा जाए तो वेटिंग लाइन बढ़ जाती है या कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चंस। अरे क्वेश्चंस के पहले और एक दो चीजें हैं, जैसे कि वेटिंग लाइन का परफॉर्मेंस मेजर कैसे करेंगे, आप नंबर ऑफ कस्टमर से मेजर करेंगे, कितने लोग हैं, कस्टमर ने कितना टाइम स्पेंड कर दिया, आपकी कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज्ड है, आपकी कैपेसिटी का खर्चा कितना लग गया, या प्रोबेबिलिटी की कितने कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा, ये सभी चीजें यूज की जा सकती है, ठीक है। आइए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, डायरेक्टली हम जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका फॉर्मूला, जो इसके बाद अगर आप देखोगे सब फॉर्मूला 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 आपको दिखेंगे आधे पेज तक, आधे एक पेज तक, ठीक है। तो आप इनको लर्न कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। मुझे लगता है 2 मार्क के लिए उतना वर्थ नहीं है ये सब फॉर्मूलाज कॉम्प्लिकेटेड वाले लर्न करता बैठना, लॉजिकली कॉमन सेंस से जा सकते हो, बट उसमें 3 चीजें क्वेश्चन में हमेशा दी जाती है और वो 3 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। पहला है लैम्बडा, ग्रीक वर्ड है ना लैम्बडा, क्या है ये, अराइवल रेट, कस्टमर कौन से रेट पे अराइव करता है बताता है ये। फिर है म्यू,
ये क्या बताता है, सर्विस रेट। तो अराइवल और सर्विस दो इंपॉर्टेंट पिलर्स है क्यूइंग के, दोनों के लिए एक साइन दिया हुआ है, लैम्बडा एंड म्यू। तीसरा साइन, कितने सर्वर से कितने मशीन एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एम, या कितने चैनल सर्वर मशीन जो भी है इसको हम बोलेंगे एम। बाकी सभी चीजें जो दी हुई ना यहाँ पे, ये उन्हीं चीजों का फर्दर रिप्रेजेंटेशन है, आप बोल सकते हो। वहां पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, या आपको चाहिए तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो। एक चीज जो आपको लर्न करनी होगी वो है ये पी या फी, ये सिस्टम का यूटिलाइजेशन है, कितना सिस्टम को आप यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे बताता है, कितने लोग अराइव कर रहे हैं, कितने लोगों को आप सर्विस दे रहे हो, और सर्विस देने के लिए आपके पास कितने मशीन है। अगेन ये भी कॉमन सेंस है। क्या बोल रहा हूं मैं, आपने कितना सिस्टम यूटिलाइज किया, आपने कितना सिस्टम यूटिलाइज किया, कैसे समझेगा, आपके कितने अराइवल से कस्टमर्स के, अराइवल अपॉन आपके पास कितने मशीन्स है, इनटू आपके मशीन को सर्विस करने के लिए कितना समय लगता है, इसको डिवाइड करोगे तो आपने कितना सर्विस यूटिलाइज किया है, कितना सिस्टम यूटिलाइज किया है, ये समझने आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ी सी आइडिया आ जाएंगी आपको, उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिएगा सर। कस्टमर्स अराइव एट अ बेकरी एट एन एवरेज रेट ऑफ 16 पर आवर, राइट। अब मैंने पढ़ा है लैम्बडा, लैम्बडा क्या है, अराइवल रेट, अराइवल रेट कितना है 16, तो मेरा लैम्बडा कितना हो गया 16। ऑन वीकडे मॉर्निंग्स द अराइवल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नहीं पता फॉरगेट इट, विद अ मीन ऑफ 16, 16 मीन है, मतलब क्या है, 16 पर आवर आते हैं, मीन एवरेज 16 आ रहा है। ईच क्लर्क कैन सर्व अ कस्टमर इन एन एवरेज ऑफ 3 मिनट्स, एक क्लर्क को एक कस्टमर को सर्व करने के लिए 3 मिनट लगते हैं। तो कहना है से मेरा म्यू जो है कितना, म्यू जो है ये एक घंटे के हिसाब से कितना आ जाएगा, एक घंटे के हिसाब से 60, एक घंटे में कितने मिनट है 60 मिनट से डिवाइड बाय एक के लिए कितना लगता है 3 मिनट, तो एक कितने कस्टमर को आप सर्व कर सकते हो 20 कस्टमर को, तो 16 कस्टमर आएंगे लैम्बडा अराइवल। देखो क्यू में ना जो भी है वेटिंग के बारे में बात होगी ना, तो जब मैं वेटिंग के बारे में बात करता हूं तो वेट कौन करेगा, लोग करेंगे, मटेरियल करेगा, तो नंबर ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ लोग यानी कि नंबर ऑफ पीपल, ये बन जाता है आपका फैक्टर। सो लैम्बडा या म्यू दोनों भी जब आएंगे, दोनों भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल आएंगे, नंबर ऑफ रॉ मटेरियल आएंगे, ये कभी भी मिनट्स में आवर्स में नहीं आएगा। तो मुझे ऑलरेडी 16 पर आवर यानी कि लैम्बडा अराइवल रेट नंबर ऑफ कस्टमर में दिया हुआ है, उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे सर्विस जो है यानी कि म्यू, ये कस्टमर में दिया क्या, नहीं, ये 3 मिनट्स में दिया हुआ है। एक घंटे में कितने मिनट लगते हैं 60, 60 डिवाइड बाय 3 करिए, कितने कस्टमर सर्व करेंगे आप 20, म्यू कितना हो गया 20, जेपा नहीं जेपा, म्यू कितना हो गया 20, ठीक है। उसके बाद दिस टाइम कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 3 मिनट्स। व्हाट आर द अराइवल एंड सर्विस रेट, सर जी अराइवल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 16, एज इट इज लिख दो। सर्विस रेट कितना है यानी कि म्यू, लैम्बडा आ गया, अब म्यू, म्यू कितना है 60 डिवाइड बाय 3 मिनट्स, 20 कस्टमर, आ गया ना पहला आंसर। ये इतना सा पॉइंट सिर्फ 2 मार्क के लिए आ सकता है, पॉसिबल है, या एमसीक्यू में भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूट एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड, एक कस्टमर आता है कितने मिनट लगते हैं 16, 16 कस्टमर आते हैं, 16 पकड़ लो, डिवाइडेड बाय कितने हैं 20 कस्टमर्स है एक घंटे में, समझ लो क्या, तो 0.8 कस्टमर है जो हम सर्व कर रहे हैं कोई भी मोमेंट पे, कितना 0.8, आने वाले कितने हैं 16, सर्व करने के कितने हैं 20, कितने में एक घंटे में, तो 16 डिवाइड बाय 20 करिए, कोई भी मोमेंट पे 0.8 कस्टमर को आप सर्व कर रहे हो। पहले 2 क्वेश्चन देख लीजिए, कम ऑन बी क्विक।
यस, ऑनलाइन जो देख रहे हो clear है क्या? ऑनलाइन जो देख रहे हो क्लियर है क्या? रिकॉर्डिंग में जो देख रहे हो बताना आप लोग भी मुझे। यस, ठीक है। चलिए ये दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा पढ़िए। सपोज इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन द लाइन आर कितना 3.2, जो लाइन में रुक रहे हैं। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, जो वेट भी कर रहे हैं या जिनको सर्विस भी दी जा रही है। एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन द लाइन एंड द एवरेज टाइम इन द सिस्टम। आइए समझते हैं। पहले समझना पड़ेगा क्या है। आपको चाहिए आप फॉर्मूलाज पढ़ सकते हो, फॉर्मूलाज नहीं चाहिए, मैं लॉजिकली समझा रहा हूं, लॉजिकली देखिए। देखो पहले मुझे क्या समझना है, मुझे क्या दिया हुआ है 3.2 कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए यहां पे हमने कुछ निकाला है, क्या निकाला है हमने? एक कस्टमर कोई भी समय पे एक कस्टमर को सर्व कर रहे हैं क्या अपन? नहीं, एक से भी कम 0.80। ठीक है, इसका लॉजिक हमको समझा है। 0.80 कस्टमर को मैं सर्व कर रहा हूं कोई भी मोमेंट पे, तो कितने कस्टमर को मैं सर्व कर रहा हूं एनी मोमेंट पे? 0.80। आपने खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3.2 कस्टमर्स है जो एट एनी मोमेंट अराइव कर रहे हैं, तो टोटल वेटिंग कितना 3.2 और 0.8 कितना सर्व, तो टोटल सिस्टम के अंदर कितना 4। जो एनी टाइम है, जो आ रहे हैं और जो वेट कर रहे हैं, वेट का हमने निकाला ना कितना 0.8, और जो आके सिस्टम में वेट कर रहे, सर्व तो हमने निकाल दिया 0.8, जो सिस्टम में आके वेट कर रहे कितना है 3.2। एक क्वेश्चन में दिया है, एक आपने निकाल रखा है, टोटल आ गया 4। उसके बाद देखिए कस्टमर ने एवरेज टाइम कस्टमर वेट कर रहा है लाइन के अंदर में, एवरेज टाइम कस्टमर वेट कर रहा है लाइन के अंदर में, आप ही को दिया हुआ है 3.2। कितना दिया हुआ है? 3.2 दिया हुआ है ना, कहां दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। और लैम्बडा कितना है? अराइवल 16, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं क्या करने वाला हूं, 3.2 लोग जो है एवरेजली जो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आ कितने रहे 16, तो 16 लोग आएंगे तो उसमें से वेट कितने करेंगे 3.2, मतलब कितना आ गया 0.20 पर आवर। इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, इंटू 60 कर दो, कितना आ जाएगा 12 मिनट्स। मतलब एवरेज टाइम एक कस्टमर वेट कर रहा है कितना है 12 मिनट्स। गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? अब 12 मिनट्स जो है, 12 मिनट्स तो वो वेट कर रहा है, समझ रहे हो क्या? 12 मिनट्स तो वो वेट कर रहा है, 3 मिनट तो उसको सर्विस देने के लिए लग जाता है। कहां दिया हुआ है सर 3 मिनट? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 3 मिनट्स लगता है सर्विस देने के लिए। सो 12 प्लस 3 कितना आ गया 15। 15 मिनट्स लगेंगे उसको वेटिंग लाइन में प्लस सर्विस में। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मुझे लैम्बडा दिया हुआ है अराइवल के लिए, अराइवल के लिए लैम्बडा आ गया 16 कस्टमर्स। मुझे दिया हुआ है कि एक कस्टमर को 3 मिनट लगते हैं सर्विस देने के लिए, तो सर्विस के लिए म्यू कितना हो गया, कितने कस्टमर को आप सर्व कर पाओगे? 60 मिनट है, 60 मिनट में डिवाइड बाय 3 करिए, एक को 3 मिनट, तो कितने कस्टमर आ गए 20। अब मुझे निकालना है एवरेज कस्टमर कोई भी मोमेंट पे मैं जब सर्व कर रहा हूं कितने कर रहा हूं, अराइव कितने हो रहे 16, 16 में से सर्व कितने कर दिया आपने 20 कर रहे हो, मतलब कितना 0.8 तो भी आप दे रहे हो यहां पे। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर में आपको दिया हुआ है 3.2 जो कस्टमर्स है ये वेट कर रहे हैं, तो आपको वेटिंग के लिए प्लस सर्विंग के लिए टाइम कितना लगता है, सर्विंग का टाइम हमने निकाला 0.8, वेटिंग का टाइम इन्होंने दे दिया 3.2, टोटल कितना हो गया 4। सर उसके बाद बात तो ठीक है, अब मुझे बताइए 12 मिनट्स लगते हैं यहाँ पे आपको, अच्छा वेटिंग के लिए कितना समय लगता है, तो वेटिंग के लिए अपने क्या देखा 3.2 लगता है, टोटल अराइविंग कितना है, मतलब एक कस्टमर वेट कितनी देर करेगा 3.2, बट अराइव कितनी देर में करेगा 16 कस्टमर अराइव करेंगे 1 घंटे में, तो 1 घंटे में टाइम कितना हो गया 12 मिनट। अब 12 मिनट तो आपको ऊपर से निकाल दिया आपने एवरेज वेटिंग टाइम, सर्विस के लिए 3 मिनट क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसके बेसिस पे हमने म्यू निकाला था, तो वो 3 मिनट डाल दीजिए। सो 12 प्लस 3 15 आ गया। सिस्टम यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, P फी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन m इंटू म्यू। म्यू क्या है सर्विस, लैम्बडा क्या है अराइवल, m क्या है क्वेश्चन में दिया होगा कितने मशीन यूज कर रहे हो, तो लैम्बडा डाल दीजिए, म्यू डाल दीजिए और m डाल दीजिए, आंसर कैलकुलेट करिए। जैसे जैसे आप मशीन बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, तो कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए क्या, नहीं, जितनी है उतनी रखो। ठीक है, ये रहा सेकेंड पार्ट, एक बार देखिए इसको। आसान था बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, फॉर्मूला याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लॉजिकली बहुत आसान है बट थोड़ा सा समय एग्जाम में लग सकता है। हाँ, सिस्टम यूटिलाइजेशन वगैरह लैम्बडा वगैरह तो ठीक है, इजीली आ सकते हैं। एक बार देखो आगे बढ़ेंगे।
आइए आगे 2-3 और क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, आइए ध्यान देना। An airline is planning to open a satellite ticket desk in a new shopping plaza, staffed by one ticket agent. It is estimated that requests for ticket and information will average 15 per hour. मतलब अराइवल हो गया, ये कितने लोग आएंगे, कितने रिक्वेस्ट जनरेट होंगे, मतलब कितने लोग आएंगे, तो अराइवल पैटर्न हो गया। अराइवल कितना है 15 पर आवर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगा। सर्विस टाइम इज अज्यूम टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रीवियस एक्सपीरियंस विद सिमिलर सैटेलाइट ऑपरेशन सजेस्ट दैट मीन सर्विस टाइम, सर्विस करने के लिए समय कितना लगता है 3 मिनट। आपको दो ही चीजें काम आएंगी, लैम्बडा म्यू दोनों दिए हुए हैं। पहला सिस्टम यूटिलाइजेशन फॉर्मूला क्या है, फी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन कैपिटल एम माइनस म्यू। आइए देखते हैं। सो अराइवल टाइम लैम्बडा आ गया 15, सर्विस रेट कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 कस्टमर 3 मिनट्स, तो सर्विस कितने कस्टमर को करोगे 20 कस्टमर को करोगे, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब सर्विस यूटिलाइजेशन एम को 1 अज्यूम करिए, 15 20 दिया हुआ है, 0.75 आ गया, क्या मतलब 75% ऑफ सिस्टम या 75% ऑफ सिस्टम कैपेसिटी आप यूटिलाइज कर रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर और एजेंट विल बी आइडल। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन वगैरह लिखा हुआ है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी आता है 1 में से आप यूटिलाइज कितने समय में हो 75, तो एक में से आप 75 तो यूटिलाइज हो, बचा कितना 25। सो 75% आउट ऑफ 100 यू आर यूटिलाइजिंग, 25% यू आर आइडल। तो आइडल के लिए तो आपका डायरेक्ट कॉमन सेंस लग गया ना, ठीक है। तीसरा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर जो वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर जो वेट कर रहे हैं। मुझे बताइए सर्विस करने के लिए कितना समय लगता है, सर्विस करने के लिए कितना समय लगता है, सर्विस करने के लिए कितना समय लगता है 3 मिनट लगता है। 3 में से सिस्टम क्या बोलता है 75% आप यूटिलाइज कर रहे हो, बराबर, तो 75% आइडल टाइम हो गया यहां पे, और 2.25 कस्टमर्स बच जाता है डायरेक्टली। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए चौथा वाला देखिए, अब बाद में पढ़ना रुको, चौथा वाला देखो, एवरेज टाइम कस्टमर्स विल स्पेंड इन द सिस्टम। कस्टमर कितना समय सिस्टम के अंदर में डालने वाला है, कितना समय सिस्टम के अंदर में, आपने यूटिलाइज कितना कर दिया 2.25 डाल दिया, और आपका एंट्री पॉइंट कितना है 15, तो 2.25 एक को लगने वाला है 15 है हमारे पास, प्लस ये क्या हो गया सर्विस रेट, सर्विस कितना लग रहा है 20 मिनट, उसका रेसिप्रोकल 0.20 आवर्स और 12 मिनट्स आ जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आसान है, लॉजिकली था। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर्स इन द सिस्टम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर्स इन द सिस्टम। बस यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, राइट। तो देखिए अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो 1 माइनस लैम्बडा अपन म्यू, और अगर प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 वाला लैम्बडा अपन म्यू रेज टू 4। 4 क्यों, 4 की प्रोबेबिलिटी है, बस उतना कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको एक बार ध्यान से अच्छे से बाद में देखिएगा, वापस वीडियो में चेक करना चाहिए तो, ठीक है। सुधांशु बोल रहा है सर इलस्ट्रेशन 9 भी डिस्कस कर लीजिए, मॉक में भी आ रखा है वो, और एसयूवी कार्ड्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, वंडर नहीं क्या, वेंडास कार वॉश, वेंडास कार वॉश एंड ड्राई इज एन ऑटोमेटिक 5 मिनट ऑपरेशन। 5 मिनट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सर्विस रेट कितना है 5 मिनट, एक घंटे में कितना हो जाएगा 60 मिनट्स डिवाइड बाय 5, 12 पर आवर, सो 12 इज म्यू इन अ सिंगल डे। ऑन अ टिपिकल संडे मॉर्निंग, टिपिकल सैटरडे मॉर्निंग कार अराइव्स एट अ मीन रेट ऑफ 8 पर आवर। लैम्बडा कितना एक घंटे के लिए 8 है, लैम्बडा 8 आ गया, म्यू कितना आ गया 12। इट फॉलोस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मुझे क्यूइंग का मॉडल एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यूइंग तभी एप्लीकेबल होगा जब पॉइजन या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन द लाइन, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कार्स, एवरेज नंबर ऑफ टाइम दैट द कार्स स्पेंड इन लाइन प्लस सर्विस, वेटिंग प्लस सर्विस दोनों में। पहली चीज एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग इन द लाइन कितने हैं, 8 कार अराइव हो रहे हैं, सर्विस कितनों का हो रहा है 12, तो कितने हो गए 0.667 या 0.6666667। उसके बाद टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं, ये टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं 0.66667 कर, अराइवल का टाइम कितना है 8, इसको डिवाइड करिए, प्लस 1/12 सर्विस टाइम। ये देखिए ना यहाँ पे मैंने देखो मार्क किया था, ये जो अपन ने भी पढ़ा ना, कितना समय स्पेंड कर रहे डिवाइड बाय अराइवल प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सर्विस, सेम चीज यहाँ पे है। कितना समय हम सिस्टम में स्पेंड कर रहे, कितने कार 0.66667 अराइव, कितना समय स्पेंड कर रहे 8 प्लस 1/12 क्या है सर्विस रेट, कितना स्पेंड करेंगे 10 मिनट्स और 0.167 आवर्स। एक बार इसको देख लीजिए,
अच्छा मैं क्या बोलता हूँ सुधांशु जी, आपने जो बताया अभी मॉक में आया है ये इलस्ट्रेशन 9, ये अभी के करंट मॉक में आया है ना, आपके अटेम्प्ट के लिए जो मॉक एप्लीकेबल उसमें आया है ना? हाँ, अरे सुधांशु जी मुझे ये बोलना था, आप मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के भेज सकते हो क्या करंट वाले मॉक का? करंट वाले मॉक का स्क्रीनशॉट निकाल के भेज सकते हो क्या? या फिर और एक चीज कर सकते हैं, आप मुझे सिर्फ लिंक भेजिए ना अभी के मॉक का, मुझे लिंक नहीं मिल रहा एक्चुअली, और आपका मुझे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दीजिए, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा है, उससे कुछ क्वेश्चन तो भी कम से कम मैं आपके मैराथन में डिस्कस करूंगा। तो सुधांशु जी इफ पॉसिबल प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर स्टॉप करते हैं, ठीक है? ध्यान देना, अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज वन कैशियर, ड्यूरिंग द रश आवर्स कस्टमर्स अराइव एट द रेट ऑफ लैम्बडा कितना है 20 पर आवर, 20 कस्टमर, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर दैट कैन बी हैंडल बाय द कैशियर इज 24 पर आवर। आपको म्यू डायरेक्टली दिया हुआ है क्या? हाँ, म्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। assume the conditions for use of a single channel queuing model, find out average time a customer spends in the system। सर जो अभी का मॉक टेस्ट है वो 100% सिमिलर है, हाँ बट मुझे पेपर भेजिए ना प्लीज प्लीज, ठीक है? क्वेश्चंस भेज दो मुझे। चलो, सो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन दिस सिस्टम कैसे फाइंड आउट करोगे? आपके पास कितने 20 आ रहे हैं, 20 में से 24 माइनस 20 मतलब 4 कस्टमर वेट करने वाले सिस्टम के अंदर में 4 कस्टमर को सर्विस दी जाएंगी, आने वाले कितने 20, 20 में से 4 कितना आ गया 5 कस्टमर सिस्टम के अंदर में है। एवरेज टाइम सिस्टम में कितना 5 कस्टमर है जो टाइम स्पेंड करने वाले, 5 डिवाइड बाय कितने कस्टमर आ रहे हैं 20, कितना टाइम आ जाएगा 15 मिनट्स। इट इज दैट सिंपल, ठीक है? सो थोड़ा सा क्यूइंग के जो क्वेश्चन है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग, थोड़े से चैलेंजिंग हो सकता है, लेंदी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद रखने से अच्छा जिस मेथड से मैंने आपको समझाया हुआ है, आफ्टर कीपिंग 3 थिंग्स इन माइंड एंड 1 फॉर्मूला इन माइंड, इतना भी आपको याद रह गया, आप अच्छे से क्वेश्चंस अपीयर कर पाएंगे, ठीक है? चलो, आई होप आपको तीनों चारों टॉपिक समझने आ गए होंगे। हमारा एक ही लेक्चर बचता है सीपीएम पर्ट का, शायद आज रात को 10 बजे ले लूंगा मैं, मोस्टली नहीं, मैं आपको कमिट भी नहीं कर रहा हूं, ना ही बोल रहा हूं मोस्टली, इफ जम गया अगर तो मैं ले लूंगा तो आज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो कल अपन एक सेशन ले लेंगे मोस्टली यही टाइम पे और कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।